हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। चलिए सर, आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में बात करने वाले हैं मित्रों अबाउट आईसीडीआर रेगुलेशन, यानी कि इशू ऑफ कैपिटल के बारे में। सर, इशू ऑफ कैपिटल आईसीडीआर रेगुलेशन अलग अलग है क्या? किसी भी नाम से बोल लो, मुझे सर बोलो, दिव्य मिगलानी बोलो, ठीक है, टीचर बोलो, प्रोफेसर बोलो, फैकल्टी बोलो, है ना? तुम्हारी मर्जी। बंदा तो एक ही है ना, बंदा तो एक ही है। कह रहा यार, अब देखो बेटा, बहुत बढ़िया बात क्या है यहाँ पर कि ये चैप्टर कभी कभी 5 नंबर का तो कम से कम आएगा पेपर में, और कभी कभी तो इसने ऐसा कर दिया जैसे फॉर्म में नहीं आ जाते, इंडियन क्रिकेट टीम फॉर्म में भाई वर्ल्ड कप जीतेंगे, होता है ना? कभी कभी आप जोश में होते हो, ये जोश में जब आया है तो 21 नंबर का भी पेपर में आया है। सर अभी की बताओ, जून की, अरे यार हर बार 5 नंबर से नीचे कभी नहीं आया। एवरेज पकड़ूं तो 10 नंबर का तो पेपर में आता ही आता है। अच्छा, ऐसा क्या? कह रहे सर, खैर एनीवेज, अब बात को और समझते हैं। कह रहा अब देखो, मेरे को अगर पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, कम वक्त पैसा ही तो ऐसी चीज है जो दुनिया में सबको पसंद है और क्या? अब भाई सारे बच्चों को मैं थोड़ी पसंद है, पर एक इकलौती ऐसी चीज है जो दुनिया में सबको पसंद है। क्या सर? पैसा। अब भाई ठीक है ना, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए भाई। काम करने के लिए भी आपको, क्या मैं कहता हूँ कि घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, डेट पे जाने के लिए पैसा चाहिए, फॉर्च्यूनर भाग्यवान गाड़ी लेने के लिए पैसा चाहिए यार। एक चीज के लिए पैसा चाहिए यार। तो सर फंड फंड आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ, फंड तो चाहिए। कह रहा फंड के क्या तरीके हैं? मैंने कहा फंड के 2 तरीके हैं। या तो जो रोज फोन आता है, हेलो सर, मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ, हमारा बैंक आपको बहुत ही बढ़िया रेट्स पर लोन देना चाहता है सर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पर मैं लेना नहीं चाहता लोन। भाई जबरदस्ती लोन पे लेने पे लगा, कह रहा लोन ले लो, लोन ले लो। मैंने कहा हाँ दे दो 300 करोड़ रुपए का। कह रहा क्या करते हो? मैंने कहा जी जलेबी बनाता हूँ मैं। कह रहा टर्नओवर। मैं कहा 1500 रुपए रोज का, 300 करोड़ रुपए का। मैं कहा यार क्या बात। कह रहा दूसरा ये होता है कि आपने शेयर इशू कर दिया। सर शेयर्स इशू कर दिए, हाँ, यानी कि आपने अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा इशू कर दिया पब्लिक में। पब्लिक में, या मैं कहूं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आपने शेयर्स इशू कर दिए। हम्म की कर रहे हैं बेटा पिंटू? हो गया ठीक? अरे वाह जी वाह, आपने शेयर इशू कर दी। अब यही शेयर्स मैं कहता हूं कि अगर आप पब्लिक को इशू करते हो, कह रहा हाँ सर, पहली बार इशू कर रहे हो तो आईपीओ, और पहली के बाद जितनी भी बारी है सारी की सारी एफपीओ। आईपीओ जब हम पढ़ते हैं, दैट मींस अ कंपनी व्हिच इज गोइंग टू ऑफर शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज। यार सर पहली बार ही आओगे, इनिशियल बोलूंगा, उसके बाद जितनी बार भी आओगे आपको फर्दर पब्लिक ऑफर। अच्छा, जिसे आप एफपीओ भी बोलते हो, आईपीओ और एफपीओ, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं अभी बस। क्या अब बहुत बार क्या होता है, यार अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो क्या सोच के लगाऊंगा? सर ये सोच के लगाएंगे कि पैसा बढ़ेगा सर। हाँ, अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो पूरा दिन आपके साथ ही होता हूँ। हाँ, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि कुछ ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, अगर आप इनको शेयर इशू करते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंक्स, कह सर तो इन्हें कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कंपनी ने कहा भाई पैसा तो रेस करेंगे, पर पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। पब्लिक क्या 10 15 20 हजार रुपए एक इंसान, एक क्या कहते हैं, एक लॉट खरीदता है, बट क्यूआईबी के पास गया तो सीधा एक ही बंदा 400 500 करोड़ रुपया दे देगा। ऐसा क्या सर? और कहेगा अच्छा 500 करोड़ चल ले ऐश कर। ओ ऐसा? कह रहा अब बहुत बार हम क्या करते हैं, या तो हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास चले गए। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाते हो, जैसे मैंने, यार मेरे को एक दो कपड़ों का पता है जिसका नाम है कैंटाविल और कोब, बाय 2 गेट 5। कह रहा 2 खरीदो 5, 3 साथ में फ्री। तो ऐसे ही आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास गए और आपने अगर फ्री में शेयर्स इशू कर दिए, वो भी फुल्ली पेड आप, तो सर इसे कहते हैं बोनस इशू। और अगर यही राइट्स इशू कब, जब आपने इशू तो करा बट दे आर पेड, और इन प्रोपोर्शन टू कितनी शेयर होल्डिंग इनके पास है, उस हिसाब से देखूंगा। सर आपके पास 5 शेयर, हर 5 शेयर पे मैं 2 शेयर दे रहा हूं, ठीक है,
नहीं तो ऐसा समझ लो हर 6 शेयर पे 2 शेयर दे रहा हूं मैं। सर ऐसा क्यों? कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 62। क्या सर हर 6 शेयर पे 2 शेयर दे रहा हूं और पैसा देना पड़ेगा तो राइट इशू है, पैसा नहीं देना पड़ेगा तो वो बोनस इशू है। ये दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होते हैं। कह रहा ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल पे जाते हो। ने कहा अच्छा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। आपने कहा मैं ना इन्हीं को शेयर्स इशू करूंगा, बस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को। अब अगर यही एक बार में 50, मैक्सिमम साल में 200 तो प्राइवेट प्लेसमेंट, और अगर लिमिट नहीं चाहते सर, ऐसा कोई झंझट नहीं चाहते हो तो प्रेफरेंशियल इशू पे आ जाओ। फंडा यही है। छोटे लेवल पर करना है तो जब बहुत बार घर में फंक्शंस होते हैं तो हम सिर्फ घर के लोगों को ही बुलाते हैं। कितने सारे नहीं नहीं हमारी बस फैमिली के लोग आए थे। अच्छा अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट। यही अब फैमिली के लोग आए थे, गली मोहल्ले को नहीं बुलाना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। लिमिट बढ़ा दी पर प्राइवेट फंक्शन ही है। यार सर अगली बात पे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में आते हैं। अब देखो कहीं भी मैं कहता हूं, मुझे किसी ने बोला कि यार मेरे को पैसे चाहिए, मैंने कहा क्यों चाहिए, क्या करेगा पैसे का है? हाँ? तो अब क्या होता है, आप सामने वाले से कई सवाल करते हैं। हाँ सीधी सी बात है भाई। कह रहा ऐसे ही कोई भी कंपनी मैं कहता हूं, अगर वो शेयर्स इशू करना चाहती है, सर अब भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता है, अब चाहे किसी को भी शेयर इशू करो, टू क्यूआईबी, टू पब्लिक एट लार्ज, है ना, या तो फिर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू टू योर ओन एम्प्लॉयज, किसी को भी शेयर दो। क्या ना सर अल्टीमेटली एम्प्लॉयज की तो खैर बात अलग हो जाती है। तो वो सामने वाला बंदा, आप कह रहे हो भाई साहब मेरी कंपनी में 15,000 रुपए लगा दो। मेरा एक दोस्त है ना, उस वो ऐसा है, उसको बोल दिया ना अगर 15,000 रुपए लगाने, पता 15,000 रुपए? क्यों? तू कौन है? कहां से आया है? कौन कौन बंदे हैं तेरी कंपनी में? क्या काम करते हो तुम लोग? अच्छा आगे हमारे पैसे का क्या करोगे? मैं तो 15,000 रुपये मांग रहा है तेरे से। कह रहा भाई 15,000 रुपये मेहनत की कमाई है, क्या करेगा मेरे पैसे का? आज तक कितना डिविडेंड बांटा है? क्या तेरी पीई रेशो है? क्या ईपीएस है? क्या तेरी रिटर्न ऑन इक्विटी है? कितना कर्जा है सिर पे? सब बता। सब जांच पड़ताल करोगे? कह रहा वो जांच पड़ताल कहां होती है? ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ऑफर डॉक्यूमेंट कई तरीके का होता है। किसी ने बर्थडे फंक्शन पे, बर्थडे पे बुला लिया तो छोटा सा एक मैसेज आता है, यू आर कार्डिनली इनवाइटेड एट माई आई मीन एट पर्टिकुलर एड्रेस ऑन ओकेजन ऑफ, ये मेरा बर्थडे है भाई, आ जाइए। इट्स बर्थडे सर, बर्थडे नहीं होता, हम तो हैप्पी बर्थडे ही बोलेंगे। कह रहे सर ऐसे ही अब बर्थडे का इनविटेशन छोटा सा है, किसी की शादी है, अब ऐसा तो नहीं होता ना किसी का बर्थडे है और वो इनविटेशन ऐसा भेज रहा है डोली तारों की छाव में। मैं पागल हो गया, क्या भेज रहा है ना, क्या क्या भेज रहा है? तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बात को थोड़ा सा समझते हैं। क्या सर ऐसे ही हर एक ओकेजन के हिसाब से, हर एक टाइप ऑफ इशू के हिसाब से जो ऑफर डॉक्यूमेंट है अलग रहेगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है जो अभी ड्राफ्ट हो रहा है, यानी कि जो पक्का नहीं है। ठीक है। कह रहा अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी या सेबी के पास फाइल करते हो, ये आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आरओसी नहीं, आरओसी सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज, या स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो उससे कह रहा सर 30 डेज प्रायर, उससे 30 दिन पहले आपको क्या करना होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। बेटा डायग्राम बनाना चाहो ये वाले तो बना लेना, क्योंकि जब रिवाइज करने बैठोगे, अपने आप आपसे बेहतर आपके लिए कोई नोट्स नहीं बना सकता। कोई जितना मर्जी बड़ा एक्सपर्ट हो, आपसे बेहतर नोट्स आपके लिए नहीं बनाकर दे सकता। अब यहां पर क्या होगा, सेबी क्या करेगा, सेबी हो सकता है चेंजेस आपको स्पेसिफाई करते, ठीक है, चेंजेस बता सकता है, प्लस will be made available on website of SEBI for 21 days। अच्छा इसलिए कि ये सर वेबसाइट पे क्यों डाल दिया इसने हमारा, ये ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन छोड़ दिया कि भाई पूरी दुनिया में से कोई आकर इस पे कमेंट करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो बता दो। रियल लाइफ में ऐसे सेबी की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूं मैं कि इसका ऑफर डॉक्यूमेंट अभी लगा हुआ है, देखो, बताओ क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। नहीं भी टाइम मिला वेबसाइट दिखाऊंगा, ले जाकर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करवा दूंगा तुम्हारे।
कह रहा अब ऑफर डॉक्यूमेंट है क्या? मैंने कहा ऑफर डॉक्यूमेंट वो, चाहे आप पब्लिक इशू लेकर आओ, चाहे ऑफर फॉर सेल लेकर आओ। सर एक मिनट, एक मिनट, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? दो तरीके हैं। या तो आपने क्या कहा, एक इंसान आता है फोन खरीदने के लिए, मैंने मेरी फोन की दुकान है मान लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा हाँ अभी नया आईफोन 15 आया आपको देते हैं। नहीं तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन है मैंने ये बेच दिया, मैंने कहा ये। प्रमोटर अपना हिस्सा बीच में बेच देता है। अगर मैं पब्लिक इशू की बात करूं तो इसके अंदर फ्रेश इशू भी होता है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, एंड इट फर्दर आल्सो इंक्लूड्स ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर। यहां पर क्या है, शेयर्स फ्रेश भी इशू होते हैं, और आपका जो प्रमोटर है वो भी अपना हिस्सा बेच देता है। मामा अर्थ का आईपीओ आ रहा, सुना होगा आपने, जब ये क्लास शायद डलेगी तब तक वो आईपीओ खुला भी होगा, उसमें ऑफ ऐसा है बिल्कुल। अच्छा यार, अब ऐसे ही आपका जो लेटर ऑफ ऑफर है राइट इशू के केस में, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे फंडे बदलेंगे, फंक्शंस बदलेंगे, ये भी बदलेगा। आपको इसे हमेशा से ही दिस नीड्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज। सर आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज, हाँ सर दोनों पे फाइल करना होता है। सर स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी लिस्टेड है ना। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, आप किसी भी हाल में पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते। ओ ये आगे चलते हैं। कह रहा अब कुछ लोग ऐसे हैं, कह रहा अब यहां पर हम लोगों ने क्या करा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लेकर आए। रेड हेरिंग, कह रहा हाँ, कह रहा सर ये तो लाल कान, मतलब लाल कान, कह रहा हाँ, कह रहा एक कान लाल हो गया इससे सुनाई नहीं देता, एक कान लाल हो गया है इससे सुनाई नहीं देता, हेलो 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 आवाज नहीं आती। कह रहा ऐसे ही यहां पर हम लोगों ने दो काम कर दिए। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर जहां पर मैंने डिटेल्स नहीं दी, किन दो चीजों की? कह रहा दो चीजें सुनाई नहीं देती, एक तो प्राइस सुनाई नहीं देता और एक नंबर ऑफ शेयर सुनाई नहीं देता। ओ, कह रहा अब मैं क्या करूंगा? कह रहा सर प्राइस नहीं बताया तो? मैंने कहा देखो प्राइस दो तरीके से होता है, या तो फिक्स प्राइस होगा, या तो फिर क्या होगा बेटा, प्राइस बैंड होगा। प्राइस बैंड अगर आपके पास हुआ, देन यू हैव अ अपर हाउस, यू हैव अ अपर प्राइस, एंड apparently you have a lower price as well। ऐसा क्या? ये कह रहा अब सर कितना माल बिका है, कितने शेयर रिलीज हुए हैं, कितना पैसा आया है, ये बाद में बता दूंगा सर। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। Issuer can state the issue size and the number of shares determined later on। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर एफपीओ आरओसी के पास फाइल कर दिया जाता है बिना प्राइस बैंड के, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर हम ये जरूर करते हैं, एक होता है हमारे पास फ्लोर प्राइस, जो लोअर प्राइस है इसे कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं कैप प्राइस। ठीक है, अब इसे आप इस पूरे के पूरे, मैं कहता हूं 100 से 120 के बीच में रेट लगेगा। रेट नहीं बताया अभी तो सर मैं कितने पे अप्लाई करूं? 100 रुपए पे। रिटेल इन्वेस्टर हो 100 रुपए पे अप्लाई करना, एचएनआई कैटेगरी में जा रहे हो तो फंडा अलग है। इसे कहते हैं प्राइस बैंड। ओ ठीक है, आगे चलते हैं सर। इससे पहले कि ऑफर ओपन हो, कह रहा अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। मैंने कहा हाँ बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? कहता बुक बिल्डिंग प्रोसेस जहां पर प्राइस फाइनल नहीं है, आप प्राइस को पता लगाओगे। कह रहा ऐसा क्या? यस। कह रहा सर अब बिडिंग होगी, बिडिंग विल डिटरमाइन द प्राइस। बिडिंग डिटरमाइन करेगी कि प्राइस क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ओ ठीक है सर। कह रहा एक बार जब आपकी बिडिंग कंप्लीट हो गई, आपके यहां लोगों ने बोली लगाना बंद कर दिया, बिडिंग इज कंप्लीट, देन एट दैट सिनेरियो डिटेल्स ऑफ फाइनल प्राइस आप लेकर आए कि हमारा फाइनल प्राइस ये है। इस फाइनल प्राइस को आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डालेंगे, और फिर उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट को आरओसी के पास फाइल करेंगे। सर मैडम ने तो बताया था कि ऑफर डॉक्यूमेंट सीधा फाइल कर देते हैं, प्राइस को तो नहीं। मैडम ने कंपनीज एक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही बताया आपको, कोई चेंज नहीं। अरे क्या कर रहा है भाई, कहां घूम रहा? कौन था मच्छर? एक मच्छर, एक मच्छर इंसान को डेंगू करा देता है, तुम्हें क्या लगता है?
सर ऐसे मच्छर मारते रहोगे तो ऐसे कुछ और लगेगा। देखो, तो अब आरओसी के पास पहले मैंने कैसे फाइल करा, बिना प्राइस के। कह रहा सर बिडिंग कंप्लीट हो गई, प्राइस फाइनल हो गया, अब मैं दोबारा से ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल कर दूं। कह रहा ठीक है, फंडा बड़ा सिंपल है सर, सिंपल है। ऐसे ही अगर हम लोग और आगे चलें तो हमारे पास इंडिया में पूरा का पूरा ये फंडा है। सेबी अंडर द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, उसके पास पावर है हर एक तरीके से पैरामीटर्स को, रेशियोज को चेक करने के बाद गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स टाइमली निकालता रहता है और आपको बहुत सारी चीजें बताता भी रहता है। ऐसे ही पूरी आईसीडीआर रेगुलेशंस बनी हुई हैं जिसके अंदर हमारे पास 12 चैप्टर हैं। इतना पढ़ेंगे हम, पढ़ना नहीं है इतना पढ़ना, सिर्फ मुद्दे की बात पर। कह रहे सर अब देखो आईसीडीआर रेगुलेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई होंगी, क्या आप गाड़ी चलाते हो आपको हेलमेट डालना होता है? कहता नहीं डालना। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर सिर्फ टू व्हीलर पर डालना होता है। हाँ, कह रहा ऐसे ही आईसीडीआर रेगुलेशन तब अप्लाई होंगी जब आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, और आईपीओ तो लेकर आ रहे हो पर सर आप साथ में अनलिस्टेड हो। पहले आप अनलिस्टेड थे, अब आप आईपीओ लाओगे तो मैंडेटरी लिस्ट करना पड़ेगा। कह रहा प्रेफरेंशियल इशू लेकर आ रहे हो, बोनस इशू लेकर आ रहे हो, आप आईजीपी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो। आईजीपी प्लेटफॉर्म क्या होता है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। कह रहा आईपीओ लेकर आ रहा है कौन? कोई एसएमई। सर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं यार, स्मॉल एंड मीडियम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहां से आ गए, है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कह रहा है ऐसे ही जो आईडीआर होते हैं उसका राइट इशू आ रहा है। आईडीआर क्या होते हैं यार? एक किस्सा मैंने देखा कि इंडिया का कोई बंदा है, बाहर का कोई, है ना, बाहर की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके शेयर इशू कर रही है। सर सामान तो बेच रहे हैं बहुत, जैसे मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेच रहा है, बर्जर बर्जर बेच रहा है मैकडॉनल्ड्स। इट्स नॉट बर्जर सर, इट्स बर्गर। अच्छा ठीक है, मैकडॉनल्ड्स जैसे बर्जर बेच रहा है यहाँ पर, ऐसे ही अगर मैं कहूं मैकडॉनल्ड यहाँ शेयर बेचने लग जाए, पब्लिक इशू लेकर आ जाए, तो उसे कहेंगे आईडीआर। ठीक है, कह रहे सर राइट इशू भी कवर होता है, बट ध्यान रखना सिर्फ तभी कवर होगा जहां पर आपका जो राइट इशू है उसकी वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है। से भी कह रहा छोटी मोटी जगह हाथ नहीं डालता मैं, छोटी मोटी जगह छोटी मोटी बात ही नहीं करता मैं। एफपीओ लेकर आए हो, क्यूआईपी लेकर आए हो, या आईपीओ ऑफ आईडीआर लेकर आए हो, पहली बार कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है, फॉरेन कंपनी है और इंडिया में पब्लिक इशू करना चाहती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आजा। मैं कहा आजा आजा देख लेंगे, आजा। अच्छा यार, अब आगे चलते हैं। यार सर देखो फंडे को समझेंगे पहले, आईपीओ क्या है इसको समझो। आईपीओ वो सिनेरियो है जब पहली बार कोई भी एक कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है। तो कह रहा है आपको कुछ, मतलब सर पहले वो अनलिस्टेड है, पहले आपने लिस्ट करा भी लियो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंपनी की पहले खुद को लिस्ट करा ले फिर आईपीओ पे आए, नहीं, कोई फायदा नहीं। कई चीजें उसके अंदर और टेक्निकल आ जाती हैं, पर रुक जाते हैं अभी, है ना, रुक जाते हैं। अगर आप आईपीओ के लिए आ रहे हो तो कह रहा सर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप आईपीओ करने के लिए जाओ, कोई मना नहीं है। ध्यान रखना इशूअर मतलब आपकी कंपनी, प्रमोटर, प्रमोटर का ग्रुप और जितने भी शेयर होल्डर, जैसे मैंने बताया ऑफर फॉर सेल, लोग अपने शेयर बीच में बेच के निकल लेंगे। कह रहा है दे आर नॉट डी बार्ड, वो डी बार्ड नहीं होने चाहिए। दे आर, दीज एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल, डी बार्ड नहीं होने चाहिए। कह रहा सर आपके जो प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर हैं इज प्रमोटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। ध्यान रखना, आपका जो प्रमोटर है, आपका जो डायरेक्टर है, वो कहीं और डायरेक्टर नहीं हो सकता। सर ऐसा कैसे? एक इंसान तो 15 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, 20 है, ऐसा क्या? कितनी हो सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप? सेक्शन नंबर 165 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर 15, 15 तो नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कैन बी 20 और इवन मोर देन दैट। ऐसा क्या? कह रहा अब या तो फिर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर कोई विलफुल डिफॉल्टर ना हो, आपका प्रमोटर या डायरेक्टर कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो। ईसीआईपीएल में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक अलग से बंदा है, अलग से एक फ्रॉड करने वाले के बाद मॉनेटरी लिमिट है। कह रहा उसके अलावा कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या कोई भी राइट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक इंसान को यह राइट मिले। जैसे आपने किसी को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे दिया, सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ, अगर आप किसी को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर देते हो इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब तो ये होता है कि हमने उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दिया तो मतलब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेगा। अभी ये ऑप्शन ओपन है। सर मैं एक मिनट समझा नहीं, देखो
देखते हाइला ये क्या है? हाइला नया सीखा है मैंने। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स याद है किसी को? नहीं याद। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपने कहा देयर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम टू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। कह रहा ऑप्शन दिया, मैंने कहा हाँ। कह रहा कितने टाइम के लिए ऑप्शन है? कोई होता है ना, अमेजॉन प्राइम डे सेल लगती है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आते हैं, एक टाइम पीरियड होता है। कह रहा वो ओपन तो नहीं है अभी। कह रहा या ये आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कन्वर्जन पेंडिंग तो नहीं है? अगर कन्वर्जन पेंडिंग है तो दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है। बेटा देखो, अब स्मार्ट कैसे बनना है। बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं। अब ऐसा कौन है जो खतरनाक तरीके पे खेल जाएगा, जिसने यहां पर अपनी मर्जी से लिख दिया प्रमोटर, देखो, प्लस डायरेक्टर। तो एक बच्चे ने अपने नोट्स बनाए, मेरे को बहुत मजा आया देख के। डी बार नहीं होने चाहिए, ठीक है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। उसको अपनी राइटिंग में एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। बीच में हिंदी लिख देना, क्योंकि आपका दिमाग ही ऐसे काम करता है। दिमाग इसी टेक्निक से काम करता है। यार अब आपने बताया कि सर रेगुलेशन नंबर जो आपने ये बताई है, रेगुलेशन कौन सी थी? रेगुलेशन नंबर 5। यार रेगुलेशन नंबर 5 जो आपने बताई, 5(1), 5(2) जो भी आपने बताई सर, ये अप्लाई नहीं होगी अगर आपके जो आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है, जो मैंने क्या बताया, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। सर किसी और में कन्वर्ट होते हो, किसी और में कन्वर्ट होते ही नहीं है। ये दुनिया जो है मेरे दोस्त मिट्टी की है, एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही कोई भी सिक्योरिटी इशू कर लो, कन्वर्ट होगी तो इक्विटी शेयर बन जाएगी। अच्छा, जैसे ये शरीर एक दिन आत्मा छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएगा। सर सत्संग मत चलाओ सर। अच्छा, तो कह रहा है ऐसे ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन को कन्वर्ट कर देंगे अपन इक्विटी शेयर में। कह रहा ठीक है। कह रहा अगर आपने ये आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस जो हैं किसको दिए हैं? कह रहा किसी इंप्लॉय को। अच्छा, ऐसा क्या? यस, इफ दे आर ग्रांटेड टू एम्प्लॉय। कह रहा चाहे वो बंदा आज एम्प्लॉय है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहले उसको एम्प्लॉय रखा था अपने पास, छोटा भीम को, अब वो छोड़ के चल गया। ओके। कह रहा फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट कर रहे हो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग। कह रहा सर फुल्ली पेड अप है ना, पर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले ही कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा ओहो कंडीशन ऐसी है, टाइम से पहले उसको कन्वर्ट करके बराबर कर दिया कि चलो भाई चलो फटाफट कन्वर्ट हो जाओ, जिसको ना भीड़ खाली करो भाई साहब, भीड़ खाली करो। होता है ना रास्ता, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन इधर फोकस करो, भीड़ खाली करो। काम पेंडिंग जो है उसको निपटा दिया पहले ही। आपने कहा यार चलो ठीक है, नहीं हो सकता है तो बात को यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है सर, अगली बात पे आता हूं। क्या ना अब फंडा यहां पर जो निकल कर आता है, मेन बोर्ड लिस्टिंग पर अभी नहीं लेकर जाना मेरे को आपको। मेन बोर्ड लिस्टिंग पर अभी नहीं लेकर जाना सर, बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना अभी। तो सेबी मेन बोर्ड लिस्टिंग तो अभी नहीं पड़ा ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस पूरी करानी है। तो सर फिर क्या कराओगे? अरे यार एक मिनट, मैं ना एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले ही लिख कर लाया था। तो मैंने कहा जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है, बच्चों के लिए पहले ही चीजें लिखना शुरू कर दी। क्या ना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको ये कहती है एज पर रेगुलेशन नंबर 6, सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2। मेरा फंडा बड़ा सिंपल सा है सर, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू लेकर आना चाहती है तो ध्यान रखना ये आईपीओ के लिए है। ठीक है, आप पब्लिक इशू लेकर आना चाहते हो तो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करना। वो क्या है? सबसे पहली कहती है कि नेट टेंजिबल एसेट। आपने गुडविल लिख दी सर, उसकी कोई वर्थ नहीं है। गुडविल टेंजिबल थोड़ी है, दिखती थोड़ी है किसी को। आप मैं तो अपनी गुडविल बना दूं 2000 करोड़ रुपए की, कहां है सर? आपको तो कोई ना पूछे। हाँ, तो दिखती थोड़ी है गुडविल, फील होती है सर, एहसास होती है। हाँ, अब नेट टेंजिबल एसेट अगर मैं लिख देता हूं यहां 3 करोड़ रुपए, तो अकॉर्डिंगली कब चेक करूंगा? पिछले 3 सालों में चेक करूंगा। ठीक है सर। कह रहा अब ये पिछले 3 सालों का जब मैं डेटा चेक करने के लिए जाऊंगा तो कैसे चेक करूंगा? मैंने कहा ऑन द, ये तीनों की तीनों जो कैलकुलेशंस हैं दे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड और रीस्टेटेड। अगर कभी बना दिया है उसको दोबारा से रीस्टेट करा है तो रीस्टेट वाला ले लेंगे। आपकी सब्सिडीज वगैरह का जो हिसाब किताब है, टोटल हिसाब किताब मिला लेंगे। कह रहे सर प्रीसीडिंग 3 इयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब कंप्लीट 12 महीने की बात कर रहा हूं यहां पर। कह रहा सर अब जहां पे
इस टोटल टेंजिबल एसेट्स के अंदर आपके पास एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट शुड बी मॉनिटरी एसेट्स। ऐसा क्या सर? 50% अमाउंट क्या होना चाहिए? मॉनिटरी एसेट्स में होना चाहिए। सर अब दो बातें होंगी, या तो आपके पास मॉनिटरी एसेट्स में होगा या नहीं होगा, दो ही बातें होंगी ना। आपने कहा सर आपके पास आईफोन है, मैंने कहा या तो मैं कहूंगा हाँ या ना, ये तो नहीं, ये थोड़ी बोलूंगा नन ऑफ द अबव, है भी और नहीं भी, ऐसा तो नहीं होता। या तो हाँ है या ना है तो सर बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कह रहे सर कोई बात नहीं, आपको लिमिट अप्लाई नहीं होगी इस सिनेरियो की। तो आपको क्या करना है? फर्म कमिटमेंट, फर्म कमिटमेंट आप ले लेंगे। सर फर्म कमिटमेंट किस बात की? फर्म कमिटमेंट इस बात की कि सर हमारे पास नहीं यार, उल्टा लिख दिया आपने तो। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैक्सिमम 50% होना चाहिए। अब मैक्सिमम 50% नहीं है तो ठीक है, मतलब 50% से नीचे हो तो ठीक है, 50% से भी ज्यादा है आपके पास मॉनिटरी एसेट, सारा पैसा एसेट वैसेट नहीं लिया, ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उठा के रख दिया, तो कह रहे सर फिर क्या करना पड़ेगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि हम फर्म कमिटमेंट्स को यूटिलाइज कर लेंगे टू एक्सेस द मॉनिटरी एसेट्स इन द पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोजेक्ट। तो सर होना कितना चाहिए? मैक्सिमम 50% हो सकता है मॉनिटरी एसेट, ज्यादा है तो फर्म कमिटमेंट लेकर आ जाओ। यहां पर आप फुलफिल कर रहे हो, यहां पर आप फुलफिल नहीं कर रहे, डिफरेंस को समझना। ठीक है, आगे चलता हूं। आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर 15 करोड़ रुपए रहा हो, मैंने कहा ठीक है, 15 करोड़ रुपीस पर एनम की बात कर रहा हूं, हर साल की, कहीं 3 सालों का प्रॉफिट ऐसा समझो ना 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 ना, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट, और साथ ही साथ पिछले 3 सालों के हिसाब से रीइंस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस के हिसाब से आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपया निकल कर आनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा, अगर आपने नेम चेंज कर लिया सर पिछले 1 साल में, नाम बदल दिया, कह रहा नाम बदल दिया आपने, कह रहा अब क्या करें? कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू, एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपका है फॉर द अर्नड आफ्टर न्यू नेम। कह रहा सर जितनी कमाई आपकी पहले होती थी, पहले आप 100 रुपए कमाते थे, नाम बदलने के बाद आप कम से कम 50 रुपए कमाते हो, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अब दो बातें होने वाली हैं सर, या तो आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर जाओगे या तो फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर कंडीशंस को फुलफिल कर गए तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं हुई तो फंस गए सर। फंस कैसे गए? अरे फंस गए यार, बिल्कुल फंस गए। आपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा तो वो आईपीओ नहीं लाने देगा। हाँ, कह रहा अब देखो, अगर आपने कंडीशंस फुलफिल कर दी तो ठीक, और अगर नहीं करी सर, फेल हो गए, तो क्या करें? अब रास्ता बताओ। मैंने कहा अब तो और मुश्किल काम है, क्योंकि पहली बार आप पब्लिक इशू लाने जा रहे हो और सर आपके पास पैसा नहीं है, पूरे के पूरे हालात बिगड़े पड़े। कह रहा ठीक है, कह रहा अब एक काम करना है, पहली बात तो आपको बुक बिल्डिंग से जाना पड़ेगा, मतलब फिक्स प्राइस नहीं, प्राइस बैंड देना पड़ेगा, यस, आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस से चलना पड़ेगा। उसके अलावा और आपको क्या करना होगा? यू हैव टू अलॉट एट लीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू क्यूआईबी। क्यूआईबी मतलब आप कहना चाह रहे हो सर मेरे को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 7500 करोड़ रुपए मैं इंश्योरेंस वालों से ले आऊंगा। अरे भाई मत जाना यहाँ पे बिल्कुल भी, कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तब तो वैसे ही दूसरे रास्ते से जाना बड़ा खतरनाक है। क्यों? अगर आप में इतना दम होता ना सर, तो ये अपने आप पैसे लेकर आपके पास आ जाते, आपको नहीं जाना पड़ता कहीं। अच्छा ये शार्क टैंक इंडिया जो हम देखते हैं, शार्क टैंक इंडिया में ये क्या होता है यार? ये क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्या है ये? पता नहीं सर, है ना? देखो, अब दो तरीकों को समझते हैं। क्या सर? पहला ऑप्शन ये आता है, आपके पास नेट टेंजिबल एसेट भी है, आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है, सब कुछ है। अच्छा,
कह रहा आपके पास नेट टेंजिबल एसेट भी है 3 करोड़ रुपए के, 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट भी नहीं है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है 15 करोड़ रुपए का पिछले 3 सालों में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि कह रहा बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नेटवर्थ भी 1 करोड़ से ज्यादा जा रही है तीनों साल के अंदर, बहुत बढ़िया सर, क्या दिक्कत है। कह रहा या तो ऑप्शन 1 से जाओगे जो मैंने लिख के सब समझाया, नहीं यहां पे अगर फेल कर जाते हो तो क्या होगा, यू हैव टू गो बाय ऑप्शन नंबर 2। कह रहा आप चाहे टेंजिबल एसेट में फेल कर जाओ, चाहे मैं कहता हूं आप प्रॉफिटेबिलिटी में फेल कर जाओ, आप कहीं और फेल कर जाओ, नेटवर्थ में फेल कर जाओ, मॉनेटरी एसेट में फेल कर जाओ, तो फर्म कमिटमेंट है सर, हाँ फर्म कमिटमेंट है। तो अब सर ये वाला तरीका है, दूसरा रास्ता ये है। ठीक है सर, अच्छा खासा टाइम लगाया आपने, हमारे को बताया। इसी के साथ ही मित्रों मैंने ये क्वेश्चन भी आपको दिया है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना है भाई और बहनों। हमने बहुत बार देखा है कि इस पेपर में हमारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखना। नेट टेंजिबल एसेट आपको स्ट्रेट अवे आपके सामने गिवन है। अब नेट टेंजिबल एसेट के मतलब नेट एसेट सी होते हैं, और यहां पर हम खेल नहीं खेलते, अकाउंट्स की कैलकुलेशन करनी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको फिर से गिवन है, अकॉर्डिंगली देखकर आप बता सकते हो। ठीक है, आपको बैलेंस शीट उन्होंने दे दी है कि बताओ भाई क्या करना है, क्या हमारा हिसाब किताब बैठ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, चीजें क्लियर हैं, बहुत आसान प्रैक्टिकल है, बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। अच्छा एक काम और करते हैं सर, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ और चीजें हैं जो आपको करनी होती है। देखो मैं बताता हूँ अभी। सर देखो आपने ये कंडीशंस तो करी मेरे साथ, है ना, ये एग्जांपल भी देखा, कर लेंगे सर एग्जांपल कर लेंगे, पॉज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। कह रहा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो बीइंग अ इशूअर, बीइंग अ कंपनी आपको इंश्योर करनी है। भाई अब कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो उसको क्या करना है, पहले लिस्टिंग की परमिशन लेकर आनी है। अब लिस्टिंग कहां पर होगी, ट्रेडिंग कहां पे होगी, गली में होगी, जैसे आवाज आती है आ लो ले लो, ऐसा तो नहीं होने वाला है। कहां होगा सर, ये स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज से हम एडवांस में ही परमिशन लेकर अपने पास रख लेंगे। ठीक है सर, अगली बात पे आता हूं। कह रहा अब आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, अब वो जमाना चला गया कि जब हमारे पास नोट हुआ करते थे। अब क्या है भाई साहब, नोट बंद हो गए और हम लोग कहां आ गए, डीमेटीरियलाइजेशन पर आ गए। कह रहा इसीलिए अब जितनी भी सिक्योरिटीज हैं हमारी सारी की सारी डीमेटीरियलाइज फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए। ये भाई पहले ही इंश्योर कर लेना। कह रहा चाहे आपकी कंपनी में कितने भी शेयर्स आपके प्रोमोटर के पास हैं, सब डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। तो सर ये एडिशनल कंडीशन है, बिल्कुल मेरे दोस्त, ये एडिशनल कंडीशंस हैं। और जितने भी आपके पास शेयर्स हैं जो कि पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स का क्या करेंगे, कह रहा या तो उसे बंद करो, लोगों को बोलो पैसे दो अपने अपने, उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। कह रहा और फंडा दूसरा है, अगर लोग पैसे नहीं देते तो क्या करेंगे, कह रहा सर फॉरफिट करके बंद करेंगे। ठीक है, कह रहा अब इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देने की हमारे को अभी जरूरत है। कह रहा दूसरी बात सर, बहुत बार ना पैसा चाहिए होता है, जैसे मैंने एक बंदे को बोला पैसा क्यों चाहिए, कह रहा यार वैसे ही बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की बात करते हैं तो वहां पर अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25%। अगर आपने 100 रुपए रेस करे हैं तो मेरे दोस्त 25 रुपए से ज्यादा आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में खर्च नहीं करना। ऐसा क्या, ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सर ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, कंपनी की सैलरी पे करनी है, कुछ भी हो सकता है जनरल पर्पस में। जहां पर आप नहीं बताना चाहो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब मैं आपको कहता हूं कोई एक ऐसा अमाउंट जहां पर आपने बोला कि हम एक सामने कहीं पर किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इन्वेस्ट कहां करने जा रहे हो ये नहीं पता। अगर नहीं पता तो सर फिर से प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अब मैक्सिमम 25% ही पैसा यहां लगा सकते हो। और अगर आपने ये दोनों चीजें मेंशन करी हैं, दोनों मिलाकर मैक्सिमम 35% हो सकता है। 2 पॉइंट्स हैं तो 35% है, अगर एक है तो मैक्सिमम 25% हो सकता है। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूजन को बहुत दूर रखना है अपने। जरा ठीक है सर, आगे चलते हैं, अगली बात पर आते हैं, अगले फंडे पर आते हैं, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं ओएफएस की। ओएफएस में क्या होता है, जिसके अंदर जो आपके प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर ने ऑफर फॉर सेल निकाला, ऑफर फॉर सेल निकाला, हाँ,
अब प्रमोटर क्या कर रहा है, जो उसके पास हिस्सा है, जो उसके पास शेयर्स हैं, उनको बेच रहा है। ठीक है सर? जो प्रमोटर के पास अपने पास शेयर्स हैं, उसको कह रहा है कि इसको बेच देता। इस सिनेरियो में क्या होगा, कह रहा है सर ध्यान रखना, प्रमोटर अगर कभी भी अपने शेयर्स बेचता है, तो उस सिनेरियो के अंदर शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास, आपको हमेशा से ही एक और ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल का हमने लिया है। यानी कि शेयर शैल बी हेल्ड बाय द सेलर एटलीस्ट 1 साल से, जिस दिन आपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल करने जा रहे हो, उसके प्रमोटर के पास कम से कम 1 साल से वो शेयर है। ये नहीं कि अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर लिए थे, अब बेच रहा है। कह रहा है ऐसा नहीं होगा, आपके पास कम से कम 1 साल से शेयर्स हैं, 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका है। कह रहा ठीक है। कह रहा अब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने क्या किया, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है सर, आपके पास प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ, 2 साल वो प्रेफरेंस शेयर रहा, अब 6 महीने से इक्विटी शेयर है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल 6 महीने होगा या सिर्फ 6 महीने होगा? कह रहा सर 2 साल 6 महीने होगा। कह रहा अब एक और चीज, जब हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, कह रहा सर तो भी उस चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। कह रहा ठीक है, इजी है, गुड टू गो है। मैंने कहा बहुत आसान, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल और शेयर्स फुल्ली पेड अप, बाकी तो उसी की एक्सप्लेनेशन है। आई होप ध्यान रखोगे, सीरियस लेकर चल रहा हूं क्लासरूम को, बिल्कुल भी टेंशन में मत आना, क्लियर रखना चीजों। ठीक है, ओके। कहता सर एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी भी तरीके से प्रमोटर के पास कन्वर्टेबल वाला फंड है ना, तो कन्वर्जन पहले ही करा लियो भाई, बाद में कन्वर्जन कराने का कोई लॉजिक नहीं है, पहले ही कन्वर्जन करा कर आ जाना, फिर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। कह रहा अब अगले फंडे को समझते हैं। अगला फंडा क्या कहता है, कह रहा अगर आपके पास ये वाले सारे जो फंडे हैं सर, ये अप्लाई नहीं होंगे। कब? जब ये ओएफएस कोई सरकारी कंपनी कर रही है, एलआईसी, आईआरसीटीसी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई कॉर्पोरेशन है जहां पर क्या हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर है, आपने कहा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी है, दिल्ली टू मुंबई हाईवे बनना है, उस पर्टिकुलर हाईवे को बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब हम एक कंपनी बनाते हैं, यार अच्छा, यार साहब अब ऐसे ही कोई इक्विटी शेयर्स जो आपने ऑफर तो कर दिए हैं सेल में, बट दैट इज अंडर सेक्शन 230 टू 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि मेरे दोस्त मर्जर एंड अमेलगमेशन की बात हो रही है, एमएनए की बात हो रही है, यस मर्जर एंड अमेलगमेशन की बात हो रही है। कह रहा बहुत बढ़िया। कह रहा अब अगली बात पे आते हैं, अगर इक्विटी शेयर्स को हम ऑफर करते हैं सेल के लिए, और दूसरी बात यहां पर क्या हो रहा है, अंडर अ बोनस इश्यू। कह रहा सर आपको कहां पे मिले शेयर्स, जो आप ऑफर कर रहे हो फॉर सेल, आपको बोनस शेयर में मिला था, आप एक गीजर लेने गए, दूसरा गीजर आपको 1 साल बाद फ्री मिला, आपके पास शेयर्स थे, आपको कंपनी बोनस इशू लेकर आई, आपको शेयर और मिल गए। कह रहे सर क्या उसको बेच सकते हैं? मैंने कहा उसको भी बेच सकते हैं। कह रहा पर आपके पास पिछले 1 साल से, जब हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, उससे 1 साल पहले तक आपके पास शेयर्स थे, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल का होना चाहिए सर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगली बात पे आता हूं। कह रहा सर अगले फंडे पर आओ। अगला फंडा आपको ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसा हो रहा है सर, अगर कभी भी ऐसा हो रहा है मित्रों, तो कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना। कह रहा कुछ कंडीशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल। अच्छा देखो, एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, बोनस इशू जब भी हम लेकर आते हैं, तो हम कहां से लेकर आते हैं सर? बोनस इशू फ्री रिजर्व से ले आते हैं, हाँ, फ्री रिजर्व से ले आते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ले आते हैं, इन सब जगहों से ले आते हैं। कह रहा हाँ। कह रहा सर ऐसे ही अगर हम लोग अकॉर्डिंगली ऐसी बात करें, तो बीइंग आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगला सर ध्यान से सर, कैमरामैन कैमरामैन इधर फोकस करो, कैमरामैन देखो कि यहां पर आपके पास जो पैसा आया है, वो किसी भी हाल में रीवैल्यूएशन रिजर्व से ना आया हो। आपने चीजों को रीवैल्यू कर दिया सर, बहुत पुराना कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ था, आपने कहा बांट दो इसको, लॉ कहता है बांटना नहीं है, कल को कुछ पता नहीं है भाई, कभी शेयर मार्केट गिर जाती है, कभी देश में कोरोना आ जाता है। कह रहा ना भाई, पुराना पैसे को नहीं बांटना, पुराने पैसे को संभाल के रखो। कह रहा है संभाल के रखे सर, कह रहा बिल्कुल। कह रहा सर अब ऐसे ही देखो, एक और चीज अगर मैं आपको यहां पर बताऊं,
ठीक है, मैं ना 1-2 चीज़ें यहाँ पर यार जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो शेयर करता हूँ। ओएफएस एक कंडीशन और थी ओएफएस की, मैं फिर से भाई सब लिख कर लाया आज तुम्हारे लिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर। कह रहे देखो, अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की, तो प्रमोटर कितना हिस्सा बेच सकता है? मैंने कहा प्रमोटर के पास कितना है? अगर मोर देन 20% ऑफ शेयर होल्डिंग है, ये मैं बात कर रहा हूं पब्लिक ऑफर आने से पहले की। देखो अब बच्चा, स्मार्ट बच्चा क्या करता है, पब्लिक ऑफर आने से पहले, ठीक है, अगर उसने ऐसा लिख लिया तो अब वो क्या है, वो तूफान हो गया भाई, वो तूफान हो गया। अब उसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने का झंझट नहीं। या उसने ऐसे लिखा व्हाट्सएप की लैंग्वेज में, आने से पहले 20 है तो 50, इतने में समझ गया वो बस। कि अगर पब्लिक इशू आने से पहले 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग आपके पास है, तो कह रहा सर आपको क्या करना है, आप अपनी शेयर होल्डिंग का मैक्सिमम 50% ही ऑफर कर सकते हो। और अगर 20% से कम शेयर होल्डिंग आपके पास है, तो लॉ कहता है मैक्सिमम 10% ही ऑफर कर सकता है भाई, उससे ज्यादा ऑफर नहीं करेगा ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। जब मैंने ये ब्लू वाले से मार्क करके लिख दिया ना, तो बेटा अब हो गया तूफानी काम, तूफानी। हाँ, थम्स अप सर, थम्स अप वगैरह मत पिया करो यार, जूस पियो, जूस पियो, नींबू पानी पियो, बहुत बढ़िया रहता है। जूस पियो, कोक वोक मत पिया करो यार, सर कोक तो सर नशा है। हाँ हाँ, मेरे को बहुत पसंद थी एक टाइम पे, मैं डेली पिया करता था, पर फिर धीरे धीरे छोड़ना यार, ये सब है गंदी आदत, गंदी आदतें पड़ जाती है। भुवन बाम ने बताया कि एक टाइम पे वो डेली कोक पिया करता था। कहता यार फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुझे कभी कहीं पे दर्द हो रहा, कभी कहीं पे दर्द हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और शुगर लेवल्स भी खतरनाक बढ़ जाते हैं उससे। अभी तो कह रहा आप बच्चे हो, क्या पता चलना है। कह रहा अब देखो सर, बहुत बार क्या होता है, हम वारंट इशू कर देते हैं। वारंट कैसा होता है, कूपन के जैसा। कूपन लगाया, कभी पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो, बिजली का बिल भर रहे हो, कूपन लगा दिए, होता है ना ऐसे। कह रहा ऐसे ही कोई भी कंपनी आईपीओ के अंदर सर वारंट इशू नहीं कर सकती। कब? जब आपका जो टेन्योर है, ठीक है, जो आपका टेन्योर ऑफ सच वारंट शैल नॉट एक्सीड 18 मंथ्स। 18 महीने के अंदर आपको मैंने आज एक कूपन दे दिया, मैंने कहा 18 महीने के अंदर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। विद इन 18 मंथ्स है तो ठीक है, 18 महीने के बाद कन्वर्ट नहीं होगा भाई। जैसे आप जाते हो बहुत बार सोना लेने के लिए, तो वो कहता है पैसे दे दो, थोड़े टाइम बाद आपको सोना दे दे। बहुत बढ़िया। कह रहा अकॉर्डिंगली जो प्राइस या फॉर्मूला है एक्सरसाइज करने के लिए, हम उसे कैसे करते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट में, एंड एटलीस्ट ऑफ द कंसिडरेशन। कह रहा सर आपको 25% पैसा आज ही ले लेने का है। बिल्डिंग पे जाते हैं, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसी लिफ्ट बंद वाली जगह पे वैसे तो घर मत खरीदना। पर मैं कहता हूं अगर आप खरीद रहे हैं मेरे दोस्त, तो लॉ कहता है कि भैया वारंट भी वैसा ही है। वारंट कैसा है? कह रहा आपने आज खरीदा, एक तो लॉ कहता है 18 महीने के अंदर इस इंसान को वारंट दे दियो। और दूसरा दूसरा एक और चीज जो समझने वाली है, कि 18 महीने के अंदर दे दियो भाई, और दूसरा फंडा 25% पेमेंट तो अपफ्रंट ले ले। ओ, ठीक है। सर कभी कभी हम लोग ना शॉपिंग करते हैं, साथ में कूपन मिल जाता है, ऐसे ही स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के साथ बेटा वारंट भी मिलता है। ठीक है। कह रहा अब आप एक वारंट होल्डर हो सर, आपको ऑप्शन मिला था, आपको वारंट हमने दिया, हाँ वारंट दे दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूं बिग बाजार में, वहां पे मैं गया, उसने मेरे को कूपन दे दिया, सर दोबारा आओगे तो 10% ऑफ मिलेगा। अब मैं दोबारा गया ही नहीं, तो सर आपको नहीं मिलेगा ऑफ। तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, आपको उस वारंट को यूज करना है। कह रहे सर अगर आपने यूज नहीं करा, नो यूज विद इन 3 मंथ्स, तो क्या हो जाएगा, वो फॉरफीट हो जाएगा। यानी कि अपने आप कंपनी उस कूपन को रद्द कर देती है। वैलिडिटी डेट होती है ना, वैलिडिटी डेट, वैलिडिटी डेट, बस वैसे ही वैलिडिटी डेट को यहां पर यूज करना है। कह रहा अब एक और चीज पे आता हूं। कह रहा आपने वारंट इशू करा सर, समझ में आया, ठीक है, 25% ऑफ व्हाट? अगर मान लो कि आपका प्राइस जो है, मैं कहता हूं फिक्स है, तो बेटा सीधा सीधा इट इज वेरी सिंपल। फिक्स प्राइस अगर है, तो आपने बोला 25% अपफ्रंट पेमेंट। 25% अपफ्रंट पेमेंट। कह रहा सर दूसरी बात, इसके अलावा अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? कह रहा अगला फंडा आप एक और कर सकते हो, कि आपके पास जैसे प्राइस बैंड है, तो प्राइस बैंड में एक आपके पास फ्लोर प्राइस है,
और एक आपके पास कैप प्राइस है। ठीक है, अब सर ये 25% किसका, मैंने कहा 25% ऑफ द कैप प्राइस, इसका 25% आपके पास अपफ्रंटली आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो प्रॉब्लम की बात है, रिसीव करना जरूरी है। चलो दोस्तों, अब करते हैं फटाफट से कवर कि सर एफपीओ में क्या करेंगे। आईपीओ तो हो गया, एक बार तो आपकी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ चुकी है, अब सर मौका आया है दूसरी बार पब्लिक इशू लाने का। अब क्या करेंगे सर, कह रहा देखो अब ऐसे ही पहले जैसे आईपीओ में कंडीशंस थी, आईसीडीआर रेगुलेशन कहता है सर अब एफपीओ ले आओगे तो भी कंडीशन होंगी। मैंने कहा एफपीओ में क्या कंडीशन है, कह रहे सर एफपीओ लेकर आ रहे हो मतलब पैसा तो है, पहले सबसे पहले कि आप कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से आपको डीबार ना कर दिया गया हो। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे अगर आपने अरशद मेहता का नाम सुना हो तो उसको मना कर दिया था, भाई आज के बाद कैपिटल मार्केट में दिखेगा नहीं। अगर आपने अभिषेक बच्चन वाली बिग बुल देखी है तो भी आपको ये पता होगा भाई दोबारा से कैपिटल मार्केट में दिख मत जाइए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कह रहा प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, इशुअर हो, कह रहा या आप जिस जो कंपनी आपकी एफपीओ लेकर आ रही है उसे किसी भी तरीके से डी बार ना किया गया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा इशुअर का प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर ना हो। विलफुल डिफॉल्टर कहां होता है, बेनामी ट्रांजेक्शन्स के अंदर। भाई जिसके पास पैसे तो हैं पर देना नहीं चाहता। सर मेरे कुछ दोस्त भी हैं, ऐसा क्या, हाँ कह रहा मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो इसी तरीके के हैं। कह रहा सर या तो क्या हो वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वाले पंगे में पड़ रहा, फ्रॉड तो कर दिया भाई और इंडिया से बाहर भी भाग गया, और फ्रॉड भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत अच्छे खासे अमाउंट का अगर करा है। कह रहा सर ये चीजें अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपका प्रमोटर आ रहा है तो आई एम सॉरी, आप एफपीओ लेकर नहीं आ सकते हो सर। कैसा, जी हाँ। कह रहा इसके साथ ना दो तीन छोटी मोटी कंडीशंस और भी हैं, वो भी आपको बता देते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, आपको लिखवा देते हैं। लिखवा दो सर, लिखवा दूं, मैं पहले ही लिख देता हूं, आपका टाइम बचाता हूं, पेपर आ रहे हैं यार। कह रहा सर वही पुरानी वैसे आईपीओ वाली कंडीशन है, कुछ नया नहीं है। इशूअर ने पिछले 1 साल में अपना नाम ना बदला, मैं अपना नाम बदल के रख लेता हूँ रणबीर कपूर, सर नाम ना बदला हो, और अगर नेम चेंज आपने किया भी है सर, अगर नेम चेंज आपने कर भी दिया है, कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम चेंज करने के बाद आपने 50% ऑफ रेवेन्यू कमा लिया। सर 50% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। कह रहा है जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, जो पिछला पुराना पिछला फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपने सर, अगर मैं कहता हूं 100 रुपीज की कमाई करी थी तो 50 रुपए की कमाई इस साल भी आपने कर ली है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर हम ये अब दो बातें होने वाली है मेरे दोस्त, या तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते, लॉ कहता है नहीं करते तो और फंस गए। नाम बदल लिया, 50% कमाई नहीं हो रही और ऊपर से लोगों को कह रहे हो लाओ पैसे लगाओ। मैंने कहा ओहो, यार अब क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा बुक बिल्डिंग से जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और अकॉर्डिंगली इशुअर क्या करेगा, इशुअर को एटलीस्ट इट ही हैज टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर क्यूआईबी को देना पड़ेगा। ठीक है, फंडा सिंपल है। कह रहा ओके, कह रहा सर अगर ये क्यूआईबी ने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए तेरी कंपनी के शेयर, ना भाई हमको चाहिए ही नहीं तेरी कंपनी के शेयर, कह रहा तो अगर ऐसा फंडा निकल कर आता है, कह रहा तो सर एक काम करेंगे। मैंने कहा क्या काम करेंगे, कह रहा ये काम करेंगे कि भाई साहब स्ट्रेट अवे मना कर देंगे। मैंने कहा मना कर देंगे, कह रहा मना कर देंगे कि भाई तू सबके पैसे वापस कर, तेरे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा मित्रों। अब अगली बात पे आता हूं, कुछ ऐसी जनरल कंडीशंस जिनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है लिस्टिंग की किसी भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो ही हैं, एनएससी बीएससी, और उनमें से किसी एक को आप अपना डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हो। साथ ही साथ आपने डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज हैं सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आओ भैया।
उसके अलावा जो भी आपके जितने एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, या तो उनको फुल्ली पेड अप कर दो या तो उन्हें फॉरफीट कर दो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर ये भी करना पड़ेगा। कह रहा और उसके अलावा जो आपने 75% वाली चीज मेरे साथ पड़ी थी कि आपने फर्म अरेंजमेंट कर लिए हैं थ्रू वेरीफाइबल मींस टुवर्ड 75% ऑफ आपका जो फाइनेंस है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अगर जाने वाला है, मतलब पब्लिक इशू से जो पैसा लाओगे, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बता दिया सर, उसमें 75% पैसा आपका उसी प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही कंडीशंस पहले पड़ी हैं, यही कंडीशंस दोबारा से रिपीट हो गई। कह रहा सर ठीक है। अब आता है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। मान लो मैं एक कंपनी का मालिक हूं जिसकी हजारों करोड़ रुपए की वर्थ है, फिजिक्स वाला की, ठीक है सर, हजारों करोड़ रुपए की वर्थ है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, देखो अब हजारों करोड़ रुपए की वर्थ है, मैंने लोगों को कहा कि आओ 5,000 करोड़ रुपए का ये मेरे साथ पब्लिक इशू लगाओ, ठीक है सर। अब लॉ मेरे को कहेगा ना कि भाई तू पब्लिक भोली भाली जनता के ये 5,000 करोड़ रुपए अगर लेकर भाग गया तो, मैंने कहा मैं नहीं भागूंगा, मम्मी को कह रहा मम्मी कसम से बात नहीं चलेगी भाई, इस पब्लिक इशू का जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा, मैंने कहा कंपनी में। कह रहा ऐसे ही प्रमोटर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, कह रहा इशू साइज कितना है, मैंने कहा 5,000 करोड़। कह रहा भाई इसका 20% तुम्हें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोमोटर ऑफ द इशूअर कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 20%। कह रहा जितनी आपकी, अब ये मैं कहता हूं 5,000 करोड़ का इशू आ रहा है, 5,000 करोड़ की शेयर कैपिटल पहले है, पोस्ट इशू आपका बन जाता है 10,000 सीआर। यानी कि इशू के बाद जो आपका बन जाता है दैट इज स्ट्रेट अवे 10,000 करोड़। कह रहा है इस 10,000 करोड़ के अंदर बेटा पोस्ट इशू की बात कर रहा हूं, यानी कि इशू के बाद जो अमाउंट आएगा उसका कम से कम 20% आज भी प्रोमोटर के पास होना चाहिए। कह रहा ओ ऐसा क्या, ये मैंने कहा ठीक है। कह रहे सर अगर 20% से कम हो गया, मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अपने बाकी दोस्तों को बुलाएंगे, इनके दोस्त हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल्स हैं, कुछ बैंक्स हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे कैन हेल्प टू रीच 20%। कह रहे आप मत लो, इन लोगों को दिलवा दो, हमारे को तो बस इतना है भाई 20% हिस्सेदारी अगर तुम्हारी है, तुम कहीं भागोगे नहीं उसके बाद, ये हमारे को ऐसा थोड़ा भरोसा रहता है। कह रहा ठीक है। अगली बात पे आता हूं। कह रहा आपके पास ये जो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन आपको बताया गया, कह रहा सर ये अप्लाई नहीं होगा। मैंने कहा कब अप्लाई नहीं होगा, कह रहा कुछ सिनेरियोज में अप्लाई नहीं होगा, वो देख लो। कह रहा जब आपको पता ही नहीं है, आप प्रमोटर को ढूंढ ढूंढ के थक गए हो, गली में आवाजें लगा रहे हो, कोई प्रमोटर है, प्रमोटर कोई मिल ही नहीं रहा। अच्छा। कह रहा या तो आपके जो शेयर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, पिछले 3 साल से आपके शेयर्स ट्रेडिंग हो रही है अच्छे से, फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, आपके यहां पर ऐसा नहीं है कि आज किसी ने शेयर खरीदा, भाई अगर मैं आज बात करूं पता नहीं कितने करोड़ों शेयर्स रिलायंस के आज खरीदे गए होंगे और बेचे गए हैं। हाँ, अब ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, लॉ ने इससे ज्यादा नहीं बताया। कह रहे सर साथ ही साथ एंड जितनी भी कंप्लेंट्स आपको रिसीव हुई हैं पिछले क्वार्टर में, सर उसमें 95% आपने रिजॉल्व कर दी। कंप्लेंट तो आती रहती है ना, कोई कहेगा मेरे को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई मेरे कहेगा मेरे को डिविडेंड कम मिला है, कोई कहेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई कहेगा ट्रांसफर है, कोई कहेगा ट्रांसमिशन है। कह रहा 95% आपने सॉल्व कर दिया हो, और आप सेबी एलओडीआर को फॉलो कर रहे हो पिछले 3 साल से अच्छे से। पहली बात, सबसे पहले आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर ही नहीं है। दूसरी बात, आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। तीसरी बात सर 95% आपके यहां पर जो कंप्लेंट्स आई हैं आपने वो सॉल्व करी हैं। सर चौथी बात, आप सेबी एलओडीआर को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। कह रहा अब लॉक इन रिक्वायरमेंट, सर जो भी पैसा आप लगाओगे ना, ये जो प्रोमोटर है जितना भी कंट्रीब्यूशन प्रोमोटर करेगा, कह रहा सर प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन हम लॉक कर देंगे। ऐसा क्या, जी हाँ, जो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है उसको क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा लॉक कर देंगे मित्रों, लॉक कर देंगे। कह रहा ठीक है।
कह रहा है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में या तो प्रोमोटर खुद आ जाए, मालिक खुद आ जाए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को ले आए, फॉरेन वेंचर कैपिटल्स को ले आओ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को ले आओ, या तो फिर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ले आओ, इंश्योरेंस कंपनी को ले आओ। कह रहा सर अब लॉक इन में कितना रहेगा, मैंने कहा 18 महीने, 18 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। कह रहा सर और ध्यान रखना, अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये सिनेरियो चेंज होकर 3 साल भी हो सकता है। मैंने कहा 3 साल कब होगा, कह रहा 3 साल तब हो जाएगा सर जब ज्यादा से ज्यादा इशू प्रोसीड्स जो हैं दे आर एक्सक्लूडिंग, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो, मतलब आपके पास जो पैसा आएगा ना आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओगे, आप कहोगे प्लांट ले रहा हूं, मशीनरी ले रहा हूं, बड़े बड़े लेवल पे एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। कह रहे तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, एल्स लॉक इन पीरियड 18 महीने का है। ठीक है सर। कह रहे अब सर कई लोग होते हैं बहुत बढ़िया, आप उनसे 2 रुपए मांगोगे वो 4 रुपए देंगे। प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम है 20%, किसी ने सर कर दिया 35%। अच्छा, कह रहा प्लस 15% एक्स्ट्रा, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ही और पैसे फालतू दे रहा हूं। ओ, कह रहा अब ये क्या है, दिस इज एक्सेस ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जितना मांगा था उससे ज्यादा ही मिला। कह रहा तो सर अब जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस है, इसके लिए 6 months का लॉक इन है। अच्छा ऐसा क्या, जी हाँ, प्रोमोटर्स होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन बेटा शैल बी इन लॉक इन पीरियड फॉर 6 months, और यही बात अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की आ जाएगी तो दे विल बी लॉक इन पीरियड फॉर 1 year। अच्छा ऐसा क्या सर, जी हाँ, आगे चलते हैं। कह रहा अब अगर हम लोग बात करें एसआर की या फिर इक्विटी शेयर्स की, सर एसआर इक्विटी शेयर्स अगर इनका स्पेशल राइट्स की बात कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली सर, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है कन्वर्जन की बात कर रहा है, तो अगर आपके पास स्पेशल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स की बात करता है तो 2 चीजों को समझ लेना, जिस दिन ये कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन डेट और लॉक इन एज पर आपकी रेगुलेशन नंबर 16, जो लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट्स हमने ऊपर देखी हैं, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा। आप कह रहे हो सर 2023 में है, 2026 में ये कन्वर्ट होंगे, मैंने कहा 2024 में लॉक इन खत्म हो रहा है, लेटर क्या है ये वाला बाद में आएगा, तो कह रहे हैं यहां तक चलेगा। ठीक है, आसान है, कह रहा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर लीड मैनेजर्स की। देखो हमेशा से ही जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। सर अकेले बैठकर आप नहीं कर सकते, इतना बड़ा इशू नहीं ला सकते। सर अकेले बैठ के तो पढ़ाई भी नहीं होती है, आपकी जरूरत पड़ती है। अरे मैं हूं यार तुम लोगों के साथ, मैं कहा जा रहा हूं। देखो कह रहा अब इशूअर को क्या करना होता है सर, वो अपॉइंट करता है कुछ मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, कह रहा ये मर्चेंट बैंकर्स दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी। ओ, कह रहा सर अब ये इंसान इशूअर इन कंसल्टेशन विद दिस लीड मैनेजर्स और बाकी सब इंटरमीडिएरीज के साथ मिलकर ये देखता है कि भाई हमें किस इंसान को क्या काम करना है। आप मैं हम सब लोग बहुत सारे टीचर्स, जितने भी सीएस वाला भी टीचर्स हैं, सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि सर आप गाड़ी का इंतजाम कर लेना, किसी को बोला जाएगा आप फ्लाइट्स देख लेना, आप बुकिंग्स देख लेना, होटल आप देख लो, अब कोई खाने का इंतजाम कर लेगा, कोई रास्ते में चुटकुले सुनाएगा, है ना, कोई कहानियां सुनाएगा, क्या कोई थक जाएगा तो मसाज प्रोवाइड करवाएगा। क्या सर क्या हो रहा है, आप सबकी बारी बारी से ड्यूटीज लगा रहे हो, सबकी ऑब्लिगेशन डिसाइड कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, यू आर डिसाइडिंग ऑब्लिगेशन, यू विल डिसाइड द ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडिएट। ओ ऐसा क्या, कह रहा सर अब एक और चीज का ध्यान रखना, कह रहा आपको हमेशा से ही, मैं कहता हूं बुक बिल्डिंग प्रोसेस से अगर आप जा रहे हो तो यू विल हैव अ सिंडिकेट में।
कह रहा या तो अगर आप बुक बिल्डिंग से नहीं जा रहे हो तो कह रहा सर फिर कह रहा आप बैंकर्स टू इशू को अपॉइंट करो, अगर आपका फिक्स प्राइस है बेटा तो। ठीक है, कह रहा अब साथ ही साथ आपको अपॉइंट करना होता है प्राइस के हिसाब से, यहां पर आपको अपॉइंट करना होता है आरटीए, रजिस्टर्ड विद सेबी। कह रहा और साथ ही साथ यू हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, ये होगी आपकी सारी टीम। ओ ऐसा क्या, यस। कह रहा अब और बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं जिनको करना होता है, ऐसे जितने मैंने डायग्राम्स बनाए हैं या तो आप अपनी राइटिंग में बना लो, वहां हिंदी में लिख लो। कह रहा सर नहीं तो कह रहा सर दिक्कत हो सकती। कह रहा सर अब एक और चीज, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी ऑफर डॉक्यूमेंट की तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाते हो। ड्राफ्ट क्या होता है, जो पक्का नहीं है। आंसर लिखने से पहले अपने दिमाग में पहले ही क्लियर कर लेना कि आंसर में क्या लिखना है। बीच में जाकर अगर काटा पीटी करते हो तो वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। ऐसा क्या सर, हाँ। अगर आपने बीच में काटा पीटी करी तो भाई एग्जामिनर साफ साफ समझ जाता है कि भाई बच्चे के साथ कोई तो दिक्कत चल रही है। यार अब हमेशा से ही, इससे पहले कि आपका आईपीओ आए, इससे पहले कि आपका एफपीओ आए, इशुअर को क्या करना है, इशुअर को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज बनानी है। कह रहा ठीक है, कह रहा और अब इसे भेजना है अलग अलग जगह। कह रहा रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी पर भेजोगे, जो भी आपके रीजन के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब अगर सेबी को यहां पर लगता है कि कुछ चेंजेस बताने हैं, सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस, यहां पर भेजने के बाद मेरे दोस्त विद इन 30 डेज, 30 दिनों तक इंतजार करना। 30 दिनों के अंदर अंदर सेबी कुछ ना कुछ आपको बताए। कह रहा ठीक है, अगर चेंजेस बता दिए तो उन चेंजेस को करके ले आना, चेंजेस अगर नहीं बताए हैं कह रहा तो सर फंडा ही अलग हो गया फिर। प्लस साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहां पर फॉरवर्ड किया, सेबी विल मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक, इट विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक कमेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, फॉर 21 डेज। कैसे अवेलेबल होगा, वेबसाइट पर से भी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और आपको कहेगा भाई किसी को कुछ कहना है इस बारे में तो आओ और बताओ। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, यस। कह रहा अब जैसे ही आपने ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल कर दिया, मैंने कहा हाँ। कह रहा यहां से ये काम होते ही विद इन 2 डेज, बेटा ये काम जैसे ही आपने ये फाइलिंग कर दी है ना सेबी के पास, ध्यान रखना मैं और आगे नहीं जा रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यहां पर आपने डॉक्यूमेंट से भी अपना काम करता रहेगा, उसको नहीं छेड़ना कि भाई तू अपना काम करता रहे। यहां से फाइल करते ही विद इन 2 डेज अब क्या करना है सर, आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है। पब्लिक अनाउंसमेंट, हाँ गांव वालों होशियार। पब्लिक अनाउंसमेंट हमेशा से ही 2 जगहों पर जाती है। 2 तरीके के न्यूज़पेपर हैं जो पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट और जितने भी आप लॉस पढ़ते हो क्या सर सब में आई मीन फेमस रहती है या सेम रहती है, इंग्लिश नेशनल और एक रीजनल। सर रीजनल से क्या मतलब है, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां जो भाषा बोली जाती है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर बहुत बढ़िया। कह रहा अब अकॉर्डिंगली यहां पर क्या करोगे, दोनों जगहों पर आप ऐसा भी कर दोगे। कह रहा सर अब आपने सेबी पे फाइल कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी, मैंने कहा हाँ। कह रहा लीड मैनेजर उठकर आपका स्टॉक एक्सचेंज पर भी ये सेम चीज फाइल कर देता है। आई होप ये फंडा क्लियर होगा। बेटा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो मुझसे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो। कह रहा अब बात करते हैं कुछ एएसबीए। ठीक है सर, एएसबीए क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक। जब आपके पास एएसबीए फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने एक कंपनी का आईपीओ आया, मैंने वहां अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय, यानी कि मेरा जो पैसा है अब मेरे बैंक अकाउंट में,
सर जब शेयर मिलेंगे तभी तो आप पैसा दोगे, तो वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, यस, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर दैट मनी विल बी ब्लॉक्ड। 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाई, 15,000 रुपए को ब्लॉक करके रख दिया गया। अगर along with the authorization to the self syndicate bank कि block the application money in bank account। कह रहा सर यहां पर आपका पैसा ब्लॉक हो गया, अब अगर आपको शेयर मिले तो पैसा हम ले लेंगे, शेयर नहीं मिले तो आपके पैसे को अनफ्रीज कर देंगे। सर इसके बदले में मिलेगा कुछ भी नहीं मिले, इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कह रहा ठीक है। अब हमेशा से ही आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर जाना होता है, जैसे बेटा हमारा सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, ऐसे ही आईपीओ की रेटिंग भी आती है। अगला फंडा आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कौन? अंडरटेकर का छोटा भाई। मेरे को लगा गब्बर सर की बात करोगे, अरे नहीं। अंडर राइटिंग का क्या मतलब है? जहां पर आप देखो, अंडर राइटिंग कभी भी काम आती है जब आपका फिक्स प्राइस इशू है। बुक बिल्डिंग वाले फंडों की तो हम बात ही नहीं करते हैं। कह रहे सर बुक बिल्डिंग पे बात नहीं करते ना, हमने क्या करा, सीधा सीधा अब आप हमेशा से ही चाहते हो कि सर ये आपका, अगर मैं 100 करोड़ रुपए का इशू है तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं, इस रिस्क से बचने के लिए, जिसे गाड़ी पे लॉस ना हो जाए, हमने इंश्योरेंस करा लिया, वारंटी ले ली। कह रहा यहां हम अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं, ताकि भाई अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो मैं अंडर राइटर को बोलूंगा कि तू शेयर ले ले और मेरे को बचा ले, वरना जितना आया है, मैं कहता हूं आपके पास 88.9% भी आ गया सर, 89.9% भी आ गया तो भी आपका इशू फेल कर जाएगा। क्या करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? अंडर राइटर को बुलाएंगे, अंडर राइटर को कहेंगे भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। इट शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स टू एक्ट एज अंडर राइटर। तो अब आप पब्लिक इशू लाओगे थ्रू बुक बिल्डिंग, तो आप अंडर राइटर किससे करोगे? लीड मैनेजर या सिंडिकेट मेंबर से, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ लो, अगर फिक्स प्राइस इशू है, यू हैव मर्चेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर, ये लोग काम करते हैं। दूसरा, या तो फिर लीड मैनेजर या सिंडिकेट मेंबर ये वाला काम कर। यार सर बहुत बढ़िया। अब आती है मॉनिटरिंग एजेंसी। क्लास में बहुत बार जाते हो तो कोई टीचर ऐसे एग्जाम में खड़ा होकर आपको देखता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, सब सही से हो रहा है, ओए बच्चे ढंग से बैठो, ओए बेटा चीटिंग मत करो, सामने देखो, ए लड़के, ऐसे बोलता रहता है। कह रहा ऐसे ही अगर इशू साइज आपका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है कि आपकी मॉनिटरिंग हो रही है बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो आपको मॉनिटर करेगा बैठकर। कह रहा प्री इशू एडवर्टीजमेंट, कह रहे जैसे ही आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या मैं कहता हूं कोई भी प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल कर दिया, कह रहा सर अब धूम मचा दो, शोर मचा दो, और गली गली, जैसे वो बाहुबली में कहता है, मामा गली गली में शोर करा दो, नगाड़े बजवा दो, बाहुबली आ गया है। तो बस एक इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर, एक हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर के अंदर वाइड सर्कुलेशन। कह रहा जो भी, अब इंग्लिश नेशनल जो नेशनल लेवल पर है, और हिंदी नेशनल फिर से नेशनल लेवल पर है, रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर जहां पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। आसान है, बहुत आसान है। क्या सर साथ ही साथ इशू ओपन कब होगा? मैंने कहा विद इन 12 मंथ्स। जिस डेट पे आपको सेबी ने ऑब्जर्वेशन दे दी, सेबी ने कोई चेंजेस करने के लिए बोल दिए, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर इशू ओपन हो जाएगा। सर 12 महीने में, हाँ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, एटलीस्ट 90% ऑफ ऑफर। अच्छा अगर नहीं मिला पैसा तो सबका पैसा, इसका उसका सबका पैसा वापस करेगा फैजल, ठीक है। कह रहा पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा? एटलीस्ट 3 दिन के लिए आपका ये ऑफर ओपन रहेगा। मैं कहता हूं आसानी से लिखें तो 3 to 10 वर्किंग डेज। जैसे सेल पूरा महीना नहीं लगी रहती, थोड़े टाइम के लिए ओपन रहती है, ऐसे ही 3 to 10 वर्किंग डेज में ये ओपन रहने वाला है। कह रहा अब अगली बात पे आ जाओ सर। कह रहा मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू एटलीस्ट 25%। हमने कंपनीज एक्ट में तो 10% पढ़ा था, आपने जो पढ़ा था ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बट यहां पर अब जब लिस्टिंग की बात आ रही है तो इसकी सुननी पड़ेगी। अच्छा
सर अब एडवर्टीजमेंट, अब जब इशू आ चुका है, हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन आया, कितनी अलॉटमेंट हुई, कितनी एप्लीकेशन आई, कितने लोगों को हमने सक्सेसफुली अलॉट करा, कितनों का पैसा वापस हुआ, कह रहा एज एप्लीकेबल, कहता है विद इन 10 डेज सर, 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ही एक्टिविटीज खत्म हुई, आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक हिंदी न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में ये सारी खबर को छपवा दें। ऐसा भी होता है। हाँ, कह रहा सर और साथ ही साथ जिन लोगों को आपने ये काम करा, ठीक है, बैंकर को आप ये भी पावर दोगे कि भाई जिन लोगों को बैंकर पैसा रिलीज कर दे, इन केस अगर उनको रिफंड प्रोसेस करना है, दैट मींस अगर उनको शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं तो भी, अगर उनको शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, कह रहे सर, तो भी उस सिनेरियो में स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कह रहे सर या तो शेयर दे दो या पैसे वापस करो ना। मैंने कहा भाई 15,000 रुपए तुमने मेरे पास आ दिए हैं, मैं क्या करूं, हुण चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अरे ये क्या है, एक पंजाबी कहावत है कि अब चिड़िया क्या करे बेचारी, ठंडा पानी पी मरे। अब कह रहा सर या तो पैसे दो या हमारे को जूते दो। अरे जूते का क्या करेगा बेटा, या तो शेयर दो या हमारे पैसे वापस करो। कह रहा सर कोई बात नहीं, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको रिफंड मिलेगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको करनी सिखा दूंगा, पर अभी नहीं, अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है। कह रहे सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फास्ट ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो फास्ट ट्रैक क्या होता है सर, फास्ट ट्रैक की तो घड़ी आती है, जल्दी जल्दी भागो। यहां पर जल्दी जल्दी भागने का मतलब है कि सर आपको जल्दी जल्दी चल के अपना आईपीओ खत्म करना है, जैसे अभी हम चल रहे हैं जल्दी जल्दी। हाँ, फास्ट ट्रैक तरीके से। कह रहा इक्विटी शेयर्स आपके लिस्टेड हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, कब, एटलीस्ट 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेफरेंस। अच्छा, कह रहा सारी की सारी शेयर होल्डिंग प्रमोटर की किसमें है, डीमेट फॉर्म में है, आपकी मार्केट कैप कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की है। सर प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट होने में कोई हर्ज नहीं है, लिस्ट कर लो, क्या दिक्कत है लिस्ट करने में। कह रहा आपका जो ट्रेडिंग टर्नओवर है एटलीस्ट 2% ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का पिछले 6 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कह रहा सर फिर आप हिसाब लगाया जाए। मैंने कहा ओ ठीक है, तो सर ऐसा क्या, यार देखो मैं एक एनुअल टर्नओवर देखूंगा आपको ड्यूरिंग द 6 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द रेफरेंस डेट। आपका एनुअल टर्नओवर देखूंगा कि पूरे साल में कितनी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितने शेयर्स आपके घूम रहे हैं, उसको चेक करूंगा कि 2% ऑफ वेटेड एवरेज शेयर से कम है या ज्यादा है। कह रहा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कह रहा सर एक और कंडीशन टेढ़ी मेढ़ी सी, अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी लेस देन 15% है, कह रहा सर तो अब एटलीस्ट 2% ऑफ वेटेड एवरेज नंबर आपका होना चाहिए, आपके पास फ्री फ्लोट होना चाहिए पिछले 6 महीनों। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, अब बहुत बार क्या होता है, एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो आपकी है, टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर्स पिछले 6 कैलेंडर महीने के अंदर, कह रहा सर हैज बीन एटलीस्ट 10% ऑफ द टर्नओवर इट्सेल्फ। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग समझते हो, एक तो ये हुआ कि आपने उसको फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करवा के डिलीवरी ले ली कि अपने पास रख लो। एक ये होता है कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है, आप बेच, अब आप कहते हो भाई जिस दिन रेट सही मिला बेच दूंगा। ओ ऐसा क्या, एक होता है जब आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा लेते हो, तो कह रहा सर जितनी ट्रेडिंग हुई है ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 10% उस एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर का लोगों ने डिलीवरी बेस्ड काम किया है कि भाई हमारे को शेयर की डिलीवरी दे दो, हमारे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखना। बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा रखना होता है, आप क्या करते हो, एफडी करा देते हो, हाथ में तो नहीं है, एफडी तोड़नी पड़ेगी अब। कह रहा और साथ ही साथ आपने सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस को फॉलो किया हो कम से कम पिछले 3 साल। ओ अब सेबी एलओडीआर भाई बहुत सारी बातें करता है। सेबी एलओडीआर आपको डायरेक्टर्स से लेकर कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी सब बताएगा। कह रहे सर आपने उन सारी बातों को फुलफिल करा। कह रहा और अगर नहीं करते हैं सर तो पेनल्टी लग जाती है। इन्वेस्टर कंप्लेंट कितनी आई, जिसका 95% आपने सॉल्व किया हो, शो कॉज नोटिस इशू ना हुआ हो आपको, और ना ही आपके अगेंस्ट पेंडिंग हो। कह रहा कोई वायलेशन आपने ना करी हो। कह रहा ओ, कह रहा अब देखो चाहे सेटलमेंट मैकेनिज्म हो बोर्ड का पिछले 3 सालों के अंदर अंदर, सर कोई भी वायलेशन आपने ना करी हो। वायलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम भाई रेड लाइट है निकल गए, रेड लाइट तो क्या करें, है ना, गाड़ी के पीछे गुजर लिख रखा है, मैं कहा भाई ठीक है ठीक है, आप वायलेशन मत करो बस।
आप गुजर हैं, आप अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं, वायलेशन नहीं करनी है। लॉ कहता है भाई जो बात मैंने तुम्हारे को बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो कह रहा है सर वायलेशन हो जाएगी, और वायलेशन हो जाएगी तो फास्ट ट्रैक आईपीओ भूल जाइयो। कह रहा ओ ऐसा क्या? यस। कह रहा डिसिप्लिनरी मेजर्स की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अब आपके जो इशूअर हैं उसको सस्पेंड ना किया गया हो फ्रॉम द ट्रेडिंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो लीड मर्चेंट बैंकर इशूअर और जो बाकी की एसोसिएट कंपनीज हैं उसके साथ, आपने अपनी एसोसिएट कंपनी को ही मैनेजर बना दिया, क्या सर दिक्कत हो जाएगी। ऑडिट क्वालिफिकेशन, पिछले जितने भी अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, मैंने कहा ठीक है, कह रहा है उसमें कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए एंड द सेम शैल बी डिस्क्लोज एप्रोप्रिएटली इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही फास्ट ट्रैक, सर ज्यादा जल्दी नहीं बता दिया आपने। हाँ हाँ, फास्ट ट्रैक पे मैंने फास्ट ट्रैक पकड़ लिया ना। कह रहा सर राइट इशू क्या है? मैंने कहा राइट इशू वो है जब एक इशूअर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जब एक इशूअर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सर शेयर इशू करता है, पर ध्यान रखना इसके बदले में इसे पे करना पड़ेगा, तो ये राइट इशू है। सर आपने फ्री में इशू कर दिया, और ये क्यों क्यों होगा? इन प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। आप कहते हो तेरे पास 6 शेयर हैं, मैं बदले में तेरे को 2 शेयर दे रहा हूं, 6 शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स दे रहा हूं, क्या ठीक है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ ऐसी कोई बात हुई। कह रहे सर फंडे को समझो, मैंने कहा हाँ जी समझाओ फिर फंडे को। कह रहा फंडा ये है कि अगर ऐसा मामला हो जाता है, मामला हो जाता है सर ऐसा, हाँ, और आपकी जो राइट इशू की वैल्यू है, इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स स्ट्रेट अवे 50 करोड़ रुपीज और मोर, कह रहा सर तो ये बात आएगी तो मैं राइट इशू को ऐसे करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। कह रहा तो मैं ऐसा करूंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके ठीक है, क्या दिक्कत है? कह रहा अगर यहां जाओगे तो आईसीडीआर विल अप्लाई, उससे छोटे पर हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर 50 करोड़ से कम पे हो तो आईसीडीआर कह रहा है मेरी मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो। आईसीडीआर कह रहा है यू आर योर ओन बॉस, बस जो नवनी मैडम ने पढ़ाया है उस बात को सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अब हु आर नॉट एलिजिबल, कह रहा सर कौन एलिजिबल नहीं है? सबसे पहली बात, जिन लोगों को डीबार कर दिया गया हो, जिस कंपनी को, जिसके डायरेक्टर को डीबार कर दिया गया हो, ठीक है, और अकॉर्डिंगली या तो फिर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में आ रहे हो। कुछ और बातें, जनरल कंडीशंस जिनको देखना जरूरी है। क्या सर अब हमेशा से ही अगर आप कभी भी राइट इशू लेकर आ रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा वो क्या है? कह रहे सर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो टोटल पैसा है मैक्सिमम 25% हो सकता है। पैसा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फिर जहां पर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने बोला हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बताया ही नहीं है सर। मैंने कहा ओ ऐसा क्या? कहता है यस। कह रहा अच्छा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वाह जी वाह, वेरी नाइस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25%, ये दिस वाज पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस राइट इशू ऑफ स्पेसिफिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक दो चीजें मेरे को ऐड करनी है बीच में, रुको। सर ये क्या करा आपने? कुछ चेंजेस कर दिए मैंने बेटा, ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से बता पाऊँ। देखो जो चीजें आपने मेरे साथ आईपीओ के अंदर पढ़ी हैं वही सारी चीजें हम यहाँ पर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कह रहा सर आपने 3 चीजें पढ़ी हैं मेरे साथ यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम लोग राइट इशू की बात करते हैं, थोड़ा सा आईपीओ एसपीओ को याद करें, तो आपने क्या करा था सर? मैंने एप्लीकेशन लगाई थी वेयर टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू गेट द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके बाद जितने भी आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उसको हमने क्या करा? उसको हमने फुल्ली पेड अप में कवर कर लिया। तो उसके अलावा जितने भी आपके फर्म अरेंजमेंट्स हैं, ये बात भी आपने पहले करी है मेरे साथ,
और अकॉर्डिंगली सेम कंडीशंस रिपीट हो रही हैं। सर तो आप क्यों रिपीट करा रहे हो? मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे पीले, रिवीजन है ना मेरे दोस्त, रिवीजन कर रहे हैं ना। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैंने बता दिया मैक्सिमम 25%, और जो पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या इशूअर कंपनी ने कहा हम एक्विजिशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट टारगेट में आगे चल के पैसा लगाएंगे, तो कह रहा सर इट कैन बी मैक्सिमम 35%। सर ये तो पुराने वाला है। शाबाश शाबाश मोगेम्बो, खुश हुआ। कह रहा देखो अगली बात पे आता हूं। कह रहा साथ ही साथ आपके जो प्रोमोटर या डायरेक्टर हैं वो बिल्कुल डिफॉल्टर ना हो, फ्रॉडुलेंट बोरोवर ना हो, और किसी भी तरीके से अपने राइट अनाउंस ना करते भाई। और अगर एसआर इक्विटी शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो कह रहा सर दे विल रिमेन अंडर द लॉक इन पीरियड। कितना? या तो कन्वर्जन हो जाए या तो फिर जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाता। ठीक है, अगर स्पेशल वाले हैं कह रहा तो आपको क्या करना है, एसआर वाले हैं तो कह रहा सर अब चाहे वो प्रोमोटर के पास है, कंपनी के फाउंडर्स के पास है, कह रहा वो अपने राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकते। राइट रिनाउंस का मतलब क्या होता है? भाई मेरे पास शेयर है, सामने कंपनी ने मेरे को और ऑप्शन दिया कि भाई 10 शेयर आपके पास है, 2 शेयर आपको और दे देते हैं सर। मैंने कहा ठीक है दे दो। अब 10 शेयर मेरे पास है, 2 शेयर मेरे को और दे दिए उन्होंने। कह रहा वो ऐसा क्या? कह रहा यस। कह रहा 10 शेयर आपके पास है, 2 आपको दे दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा ये जुगनू को दे दो, जुगनू को दे दो, ये रिनाउंस कर रहा हूं मैं अपना राइट। कह रहा सर राइट रिनाउंस नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा अगर विलफुल डिफॉल्टर हो शैल नॉट रिनाउंस देयर राइट्स। कह रहा अकॉर्डिंगली, और अगर आप फिर से सर प्रमोटर हो या फाउंडर हो जिनके पास एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, तो कह रहा सर ध्यान रखना, कन्वर्जन का इंतजार करना, और आपको हम फिर से किसी भी हाल में ये काम दोबारा नहीं करते। मैंने कहा ठीक है। अगली बात पे आता हूं। अब सर ये प्रेफरेंशियल इशू क्या है? प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है? देखो प्रेफरेंशियल इशू का मतलब होता है जैसे आप अपने घर में कभी कोई फंक्शन करते हो तो आप सबको नहीं बुलाते हो, सिर्फ खास खास लोगों को बुलाते हो। तो आपके यहाँ पर ऐसे ही जो भी इशूइंग कंपनी है तो वो क्या करती है, पहले ही सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को बुला लेते हैं ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस कि भाई हमने सबको शेयर इशू नहीं करना, हमने थोड़े ही लोगों को करना। ऐसा क्या? यस। कह रहा बस ध्यान रखना, ईसोप एम्प्लॉय, जो आप एम्प्लॉयज को, अब मैं कहता हूं चलो सीएस वाला मेरे को कहता है कि सर आप बहुत बढ़िया आदमी है, छोड़ के मत जाना, यहाँ से शेयर्स दे दिए मुझे, सर बैठे रहो, 4-5 साल में ये शेयर्स आपके हो जाएंगे। मैं कहा अच्छा अच्छा ओके। तो कह रहा सर फंडे को समझो थोड़ा सा, फंडे को थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा अगर मैं बात करता हूं ये शेयर्स आपके हो जाएंगे तो उसके लिए 4 साल मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो ये भी आपने आइडेंटिफाई करा, पर सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। कह रहा अब फिर से ध्यान रखना, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट एलिजिबल टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। कह रहा अगर आपके प्रोमोटर या डायरेक्टर क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, आपने कोई पैसा देना है सर बोर्ड का, स्टॉक एक्सचेंज का। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर या तो फिर अगर मैं कहता हूं चलो इस सिनेरियो के अंदर कोई अपील या प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, केस चल रहा है, हाँ गब्बरू तक केस चलता, तो कह रहा सर इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज स्ट्रेट अवे नॉट एप्लीकेबल। कह रहा ठीक है। कह रहा दूसरी बात, अब 2-3 चीजें और भी हैं छोटी छोटी सी, वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं इतना सारा मैंने नोट कराया होगा आपके लिए। कह रहा अब एक और चीज, आप प्रेफरेंशियल इशू के अंदर किसी भी ऐसे इंसान को शेयर्स नहीं दोगे जिसने पिछले 90 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपकी कंपनी का कोई भी शेयर बेच दिया हो। है, पिछले 90 डेज में कोई भी शेयर उसने बेचा ना हो, खरीदा हो चलेगा, खरीदा हो चलेगा सर। ठीक है, कह रहा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है यार, काफी तो है, इससे ज्यादा और करेंगे तो बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे हम लोग इसके आगे, है ना। ठीक है ओके। कह रहा सर अब आपने सामने वाले बंदे को ऑप्शन दिया, कहा आपने सामने वाले को ऑप्शन दे दिया, सो व्हाट। कह रहा कोई भी इंसान जो प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप का है, उसने बहुत पहले हमारे से वारंट दिए थे, हमने उसको वारंट बताया था, कूपन जैसा होता है, आपके पास टाइम लिमिट है। सर अमेजोन ने कूपन दिया, ठीक है, मेरे को कहता है रिचार्ज कर दो अमेजोन से, ठीक है, अमेजोन से रिचार्ज कर दो, कह रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, ओ रिचार्ज कर दो, कह रहा 20 रुपए वापस दूंगा। अब मैंने उस कूपन को यूज ही नहीं करा, ऐसे ही आपको वारंट मिला था जिसमें आप शेयर्स ले सकते थे, आपने यूज ही नहीं करा।
ओ, तो कह रहे सर अब क्या करेंगे? कह रहे सर अब डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ड्यू टू नॉन एक्सरसाइज, आपने ऑप्शन यूज नहीं करा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और देयर विल बी डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ वारंट। कह रहे सर आपको क्या करना है? मैंने कहा दे विल बी स्ट्रेट अवे, जो भी प्रमोटर है या जो भी प्रमोटर ग्रुप का बंदा है, ही विल बी इन एलिजिबल फॉर द इश्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अगर पिछले एक साल तक, एक साल तक इनमें से कोई भी काम हुआ हो तो। कह रहा ये तो बेकार की बात है सर, थोड़ी सी कंडीशंस है, ध्यान से समझ लेना कि जो भी शेयर्स आप यहां पर लेकर आ रहे हो वो फुल्ली पेड अप हो, एसआर पास किया हो, डीमैट फॉर्म में हो, और साथ ही साथ आपने कंप्लायंस करा है किसका? एलओडीआर। साथ ही साथ आपके पास पैन नंबर जो भी इशूअर है ऑफ ऑल प्रपोज्ड अलॉटीज, ऐसा क्या? ठीक है, पैन नंबर ये सब चीजें आपने ऑलरेडी सब लोगों से ले ली हैं जिनको भी। अब भाई अगर मान लो आप कम लोगों को बुला रहे हो, हाँ अगर हम कम लोगों को बुला रहे हैं सो व्हाट, कह रहा बुला लेंगे सब, देख लेंगे। कह रहा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये क्या होता है? जिसमें आप क्यूआईबीज को शेयर इशू कर पाए, बहुत खास एकदम पढ़े लिखे टॉप नॉच लोग, जब आप सीएस बन जाएंगे तो वहां भी ऐसा होगा, आपकी मीटिंग होगी सर, है हमारी मीटिंग होगी। हाँ अब मैं ऐसा ही आपको कहता हूं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को की हुई प्राइवेट प्लेसमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहलाई जाती है। कह रहा अच्छा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहा सर कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एसआर पास करना होगा। एसआर के अंदर क्या करना होगा? मैंने कहा एसआर पास बाय शेयर होल्डर्स। बच्चा कहेगा कि सर क्यूआईबी से एसआर क्यों ले रहे? देखो क्या सर, अब दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला, नो एसआर विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप ये काम नो एसआर इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय ओएफएस, ओएफएस कर रहे हैं अगर, यानी कि ऑफर फॉर सेल जा रहा है सर, तो इस सिनेरियो के अंदर किसी भी हाल में हमें एसआर नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। यार अब एक और चीज का ध्यान रखना, एसआर के अंदर दो बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप एसआर पास कर रहे हो, दैट मींस यू हैव टू कंप्लीट अलॉटमेंट विद इन 365 डेज। ठीक है, और आगे लेकर चलता हूं। कह रहा सर यहां पर एक तो ये फंडा हो गया, मैंने कहा हाँ, और ओएफएस बाय अलॉटेड बाय ओएफएस बाय प्रमोटर्स भी लिख लो आगे, कहीं परेशान हो जाओ। ठीक है, दो ही तो बातें हैं, काफी तो हैं यार। ठीक है, दो ही तो बातें हैं, और क्या करना है? एसआर आपने पास कर दिया बस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्या है सर? प्रपोज अलॉटमेंट पे दो तीन बातें हैं, ये बात तो इतनी सी समझ के छोड़ दो, क्योंकि जब भी एसआर पास करते हो बाकी डिटेल्स तो बताते ही हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यार अब प्रपोज अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स निकल कर आते हैं, पर फिर से सर, फिर से देखो जादू करते हो, जादू। ओम हीम क्लीम हीम क्लीम हीम क्लीम। सर आप एक्टिंग बड़ी करते हो यार, पढ़ा लो हमारे को, पढ़ा तो रहा हूँ यार। देखो अब ऐसे ही कोई भी अगर क्यूआईबी जाता है, क्यूआई कोई भी इंसान क्यूआईपी कर रहा है, यानी कि वैसे क्यूआईबी का ऑफर लेकर जा रहा है, तो कंडीशंस में हमने पढ़ना शुरू करा, पहले वाली कुछ चीजें। अब ये एसआर का हो गया। अब आता है सर, जब भी प्रपोज्ड अलॉटमेंट आप करने जा रहे हो तो ध्यान रखना, जो भी इक्विटी शेयर्स आप सामने वाले को दे रहे हो वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे हो पिछले एक साल से। दूसरा, अगर आप किसी भी तरीके से किसी स्कीम में हो, स्कीम कौन सी? 230 से 240 वाली, यानी कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट स्कीम में आप हो। अगर आप ऐसी किसी भी स्कीम के अंदर हो, लॉ कहता है तो फिर से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो जितना भी टाइम आपको स्कीम में लगा मैं उसे कंसिडर कर लूंगा सर एक साल के लिए। अच्छा, आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ, मर्जर अमालगमेशन, वोडाफोन आइडिया का, सर उसमें 8 महीने लग गए, तो जब मैं एक साल को कंप्यूट करूंगा ना, तो 8 महीने उसको कंसिडर कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे ध्यान रखना, जो भी आपका इशूअर है वो उसके
आपके जो भी इशूअर है, जो भी कंपनी है, उसके प्रोमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ना हो बिल्कुल भी। साथ ही साथ जो भी सिक्योरिटीज आप दे रहे हो QIBs को, दे शैल बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ आपको SCRA में अप्रूवल भी मिला हो। आपका जो QIP है, कह रहा कोई भी एक QIP आप ले आए, ठीक है, उसके कम से कम 2 वीक्स के बाद दूसरा QIP ला सकते, उससे पहले नहीं। ओके, ठीक है। कह रहे सर प्लस SR भी पास करना होगा। एक बार SR पास किया तो वो एक बार के QIP के लिए है, अगली बार के लिए सर दूसरा पास करना पड़ेगा। क्या सर अब ये IDR क्या है? IDR ये है मेरे दोस्त, जब कोई भी फॉरेन कंपनी आपके पास भारत देश में मित्रों आते हैं और भारत देश में आकर शेयर इशू करना चाहते हैं, तो शेयर्स की जगह हम उसे इशू करने देंगे डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ओके, ऐसा क्या? कह रहा जो डिपॉजिटरी रिसीट्स आप इशू करने दोगे इंडिया में, कह रहा सर इन्हीं चीजों को, अब जैसे आपने अगर ADR GDR का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कंपनीज एक्ट के अंदर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना समझो बाहर की कोई कंपनी है जो इंडिया में आके शेयर इशू कर रही है। अच्छा ऐसा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा ऐसा। यार तो कंडीशन क्या है? मैंने कहा कंडीशंस ये सारी हैं कि सबसे पहली बात तो सर आप अपनी होम कंट्री में, कहां से आए हो सर? मैं यूके से। तो यूके में आप अपनी होम कंट्री में लिस्टेड हो गए पिछले कम से कम 3 सालों में, आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रोहिबिशन नहीं है, आप सिक्योरिटीज मार्केट अपनी होम कंट्री में अच्छे से कंप्लाई करते हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है, आपके प्रमोटर या डायरेक्टर हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो नहीं है। यार सर हमारे को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से बड़ा डर लगता है, अरे करोड़ों रुपया लेके भाग गया हमारा, हाय लगेगी मेरी इनको, है हाय लगेगी आपकी। तो अब अगली बात, कम से कम 50 करोड़ का इशू लाएगा भाई, और ओनली वन डिनोमिनेशन ऑफ IDR। ऐसा नहीं 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर, 20 रुपए की फेस वैल्यू का, 30 रुपए वाला ना, एक ही डिनोमिनेशन का IDR होगा बस। कह रहा और साथ ही साथ अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स इन विच, कौन से इक्विटी शेयर हैं जो भी आप इक्विटी शेयर दे रहे हो वो आपकी होम कंट्री में लिस्टेड होने चाहिए। अभी पहले क्या करते हैं, पहले IDR दे देते हैं, आप पहले जाते हो कहीं भी तो आपको पर्ची काट के दे देते हैं, ये लो बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ऐसा होता है? आप इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, वहां क्या होता है सर? वहां पे तो हमारे को स्लिप काट के देते हैं, पेमेंट हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता देंगे। हाँ, कह रहे अंडरलाइंग शेयर्स शैल रैंक पारी पासु विद एग्जिस्टिंग शेयर्स। कह रहा आपकी होम कंट्री में जो शेयर्स आपने दिए हैं, जो अंडरलाइंग शेयर्स आपने दिए हैं, जो अंडरलाइंग एसेट आपने दिए हैं, वो होम कंट्री वाले को ही कंसिडर करूंगा, और जो चीजें आपने वहां अपने लोगों को दी हैं सेम यहां पर भी होनी चाहिए। कह रहा आपने एप्लीकेशन दी हो स्टॉक एक्सचेंज पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, और एक को डेजिग्नेटेड सेलेक्ट किया हो, और साथ ही साथ डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर लिया हो, सेम है बेटा डीमैट सिक्योरिटीज के लिए फर्म अरेंजमेंट्स कर लिए हैं टुवर्ड 75% ऑफ द स्टेटेड मनी जो आपको आ रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 25% वाला फंडा भी अप्लाई कर दिया है। कह रहा अब राइट इशू ऑफ IDR, मैंने कहा हाँ, आपके पास जितने भी यहाँ पर IDR होल्डर्स हैं, मैं कहता हूं अब आपने उनको कन्वर्ट करके शेयर होल्डर्स बना दिए, आप उनको राइट इशू दे रहे हो। ओ ऐसा क्या सर? यस, जो भी कंपनी है, जो भी इशूअर है, वो कह रहा है इनको दूंगा आपकी बात। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आजा भाई फिर। कह रहा सर 2 लोग ऐसे हैं जो सीधा सीधा एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने कहा कौन? कह रहा एक तो जो आपका फेवरेट है, हु इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये तो साफ साफ हर जगह मना है। कह रहा दूसरी बात, जब भी आपने ये अंडरटेकिंग दी तो कह रहा है या तो फिर आपने सेबी LODR का ब्रीच कर दिया। ओ मतलब सेबी LODR पे आपने मना कर दिया, आपने कहा सेबी LODR नहीं चलेगा। कह रहा अब अगली बात, कह रहा इनिशियल पब्लिक ऑफर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बेटा इनको ध्यान से देखना। ध्यान से तो वैसे सब कुछ ही पता होना चाहिए आपको, पर इनको ध्यान से देखने की हमें जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले नहीं हुआ करती थी, 2018 के बाद से देखने को मिली, और इंपॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं है। कह रहा कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा? मैंने कहा सबसे पहली बात, जिसके प्रोमोटर ग्रुप या डायरेक्टर डी बार्ड हो, या तो फिर वो क्या कर रहे हैं, डी आप बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट,
कह रहा ठीक है। कह रहा प्रोमोटर या डायरेक्टर या प्रोमोटर खुद या किसी प्रोमोटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी, वो डीबार्ड है, विलफुल डिफॉल्टर है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। कह रहा तीन ही बातें हैं सर, डीबार, विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जहां दिखेगा वैसे ही चल रहा है। कह रहा सर अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ लाना चाहती है तो ध्यान रखना है। कह रहे सर आपका जो पोस्ट इशू शेयर कैपिटल है कैन बी मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ से ज्यादा हो सकती है जब आप क्या कर रहे हो, मेन बोर्ड या एसएमई बोर्ड, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जैसे आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो इनके लिए एसएमई बोर्ड होता है। सर अगर आप एसएमई बोर्ड पर लिस्टेड कर रहे हो, खुद को लिस्ट करवा रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका इशू 10 करोड़ से कम होगा। सर मेन बोर्ड पे लिस्ट करा रहे हो जब पे जैसे बाकी की जो लिस्टिंग्स होती हैं जहां पर सब बड़े बड़े शेयर्स हैं, आप भी वहीं पर आ रहे हो, तो लॉ कहता है सर मैक्सिमम 25 करोड़, 25 करोड़ तक का आप पब्लिक इशू, मतलब टोटल पब्लिक इशू लाने के बाद जो अमाउंट होगा वो 25 करोड़ हो सकता है। सेबी ने कोई ऑब्जर्वेशन ना दी हो और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आपकी आ गई हो, यार कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। कह रहा दूसरी बात, 100% अंडर रिटर्न, मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना होगा, 1 लाख। ठीक है सर, एक बात बताओ, मैं एसएमई बोर्ड पे आ गया, ठीक है, मेन बोर्ड पे जाना चाहता हूं, जा सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हो, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट, प्लस विद मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, ना ना ना, ज्यादा पंगे में नहीं फंसाना है मेरे को अपने बच्चों को, भाई इतना ही रहने देना, एसआर पास करना है और जो माइनॉरिटी है वहां से भी मैक्सिमम नंबर्स लेकर आने हैं। अब आता है आईजीपी, आईजीपी क्या है, कह रहा जहां पर सर फिर से अब हम कुछ नया लेकर, मैंने कहा अच्छा, कह रहा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब आईजीपी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स लिस्ट होते हैं, आईजीपी शेयर इशू नहीं कर रहा है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर नए नए स्टार्टअप्स, अब कोई नया स्टार्टअप कैसा है, कौन से स्टार्टअप को जानते हो सर, हम जानते हैं फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला को जब 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं, आउट ऑफ टोटल 7 ईयर्स, तो स्टार्टअप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कोई नया स्टार्टअप है जिसके बारे में आपको पता चला हो, जो टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन को, आईपीआर को, डेटा एनालिटिक्स को किसी भी तरीके से एक स्टार्टअप लेकर आ रहा है, यार हम उन स्टार्टअप्स को लिस्ट करते हैं सर, जैसे शार्क टैंक इंडिया। यार अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, एटलीस्ट 25% ऑफ प्री इशूड शेयर कैपिटल क्यूआईपी के पास हो और पिछले 1 साल से हो। कह रहा अब लिस्टिंग अलाउड है, लिस्टिंग इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ लिस्ट करा लो, आईपीओ लाए हो नहीं लाए हो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो स्टार्टअप की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कह रहा है मिनिमम ऑफर साइज की बात करूं, 10 करोड़ रुपीस होगा इन केस ऑफ आईपीओ अगर लेकर आते हो। ऑफर साइज टोटल एक इंसान का नहीं है, एप्लीकेशन साइज नहीं है, ऑफर साइज है। कह रहे सर तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज, मैंने कहा मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा 2 लाख रुपए का। अब किसी ने लगाना है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, टू का टेबल होता है वैसे वैसे ही पैसे लगे। नंबर ऑफ अलॉटीज एटलीस्ट 50 होने चाहिए, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट कम से कम 2 लाख रुपए का होगा, और अकॉर्डिंगली और बढ़ाना है तो 2 लाख रुपए का एक लॉट है सर, बढ़ाए जाओ, कितने लेने हैं आपके ऊपर है। आगे चलते हैं सर, बोनस इशू पे आते हैं, मुझे नहीं लगता शायद कुछ बोनस इशू में ऐसा है जिसको बताने की जरूरत है, फिर भी फटाफट बता देता हूं। जहां आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना किसी कंसिडरेशन के उसके पास जो होल्डिंग है उस बेसिस पर शेयर्स देते हो, और ध्यान रखना दी शेयर्स आर फुल्ली पेड, यू आर इशूइंग फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है, फुल्ली पेड अप शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फुल्ली पेड अप सर, आपको 1 रुपया नहीं देना, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आपको क्या करना है, सीधा चलते हैं आगे। कह रहा है ठीक है, कह रहा है अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कह रहा है सर देखो अब ये पैसा कहां से लाओगे भाई, फंड्स कहां से आएंगे, मैंने कहा या तो फ्री रिजर्व से लाओ और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से लाओ।
कह रहा यहाँ से पैसा आएगा और ये पैसे को हमने क्या करना है, बांट देना है, इससे बोनस इशू ले आएंगे। सर फ्री में क्यों बांट रहे हैं, क्यों नहीं बांट सकते, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। आप बोनस इशू निकालते हो, कमांड बढ़ती है सर, बहुत सारे मार्केट अगर बेयरिश चल रही है आप बुलिश कर दोगे उसको, अपने कंट्रोल में ले आओगे चीजों को। बोनस इशू के फंडे सेम रहने वाले हैं, जो आपने पहले भी कंपनीज एक्ट में पढ़े होंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज हो, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना होता है सर, अगर प्रोविजन नहीं है तो क्या करोगे, एओए को ऑल्टर करोगे। इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर बोनस इशू, कह रहा ठीक है। साथ ही साथ आज आज लोगों के पास जा रहे हो, हम फ्री में पैसा बांट, फ्री में पैसा बांटने, भाई साहब इतना पैसा आप फ्री में बांटने आए हो। कह रहा सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पहले के जो पैसे हैं तुम्हारे जितने भी, वहां कोई गड़बड़ तो नहीं करी, पता चले बैंक का पैसा नहीं दिया, उसको लाके शेयर होल्डर में बांट रहा है, तुम भी रख लो, तुम भी रख लो, तुम भी रख लो। कह रहा बाकी कहीं डिफॉल्ट तो नहीं करके आया। साथ ही साथ कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस, वो सब टाइम से दे रहे हो। कोई आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप शेयर्स तो नहीं है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस इशू। कह रहा कोई प्रोमोटर या डायरेक्टर है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो नहीं है। कह रहा ये सारी बातों को, सर एक बात तो बार बार रिपीट हो रही है, क्या, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, बहुत बढ़िया, डिफॉल्टर, डीबार्ड, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, डीबार्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इटसेल्फ और विलफुल डिफॉल्टर। 3 पॉइंट हर जगह आ रहे हैं जो स्ट्रेट अवे इन एलिजिबल कर देते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक दो चीजों को फटाफट से और बता देता हूं कि कभी भी आप बोनस इशू लेकर आ रहे हो तो आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है, पहले ही रिजर्व, जब घूमने जाते हो रिजर्वेशन कराते हो सर, हाँ ऐसे ही पहले ही रिजर्वेशन कर लेनी है, पहले ही तैयारी कर लेनी है कि कौन से क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप ये शेयर्स इशू करने जा रहे हो। ठीक है सर, पहले ही रिजर्वेशन कर लेंगे। अगर कोई चीज कन्वर्ट होने वाली है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तब मैं कहता हूं पार्टली हैं चाहे फुल्ली हैं, तो जिस डेट पर वो कन्वर्ट होंगे आप उस डेट पर ही इशू करेंगे। अच्छा मतलब सर आप कन्वर्टेबल वाले को इक्विटी शेयर देना चाह रहे हो। अगर मैं बोनस इशू कभी भी बात करता हूं तो मैंने बहुत रेयरली देखा है, बहुत रेयरली देखा है कि सर जो वारंट आपने किसी को दे दिया, ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, वारंट, आप उसे दोगे इक्विटी शेयर ही सर, कर्जा कोई और नहीं, आपने किसी को डिवेंचर दिया होगा ना, और उस पर 1000 रुपए का डिवेंचर है, फ्री में डिवेंचर नहीं दूंगा मैं कि तेरा 1000 रुपए का लोन है, 1000 रुपए का लोन और दे दिया, कंपनी कभी ऐसा नहीं करती, सिर्फ इक्विटी शेयर दिया जाता है, और वो भी अगर कन्वर्ट कर रहा होगा, डिवेंचर में कभी बोनस इशू नहीं आता, सरासर बेवकूफी है ऐसा करना। उसके अलावा कह रहे सर कभी भी प्रॉफिट, या मैं कहता हूं प्रॉफिट की जगह लिखो डिविडेंड, आपने किसी को डिविडेंड देना है, डिविडेंड के बदले आप ये नहीं कह सकते कि भाई बोनस इशू ले लो, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट अवे मना। कह रहा साथ के साथ पैसा इन 3 जगहों में से कहीं से आएगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर, और आपने इसमें एक और चीज पढ़ी है कि अगर पैसा सीआरआर से आ रहा है तो कह रहा सर उतने के ही उसी हिसाब से आपको एक काम और करना है। कह रहा वो काम क्या है, कह रहा वो काम ये है मित्रों, वो काम यह है कि आपको फेस वैल्यू के बराबर पैसा अपने पास भी रखना होता है ऐसा। हाँ सीआरआर का पैसा, हाँ सुना है ऐसा कुछ, सुना है बस, ठीक है। अब कह रहे सर आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मैंने कहा 15 दिन में। मैंने कहा अच्छा। कह रहा अब जब आपको एसआर अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, कह रहा एसआर अप्रूवल कब चाहिए होता है, मतलब शेयर होल्डर अप्रूवल, मैं यहाँ पे एसआर अप्रूवल मैंने गलत लिख दिया, मैं लिखता हूँ शेयर होल्डर अप्रूवल। आपको सर बोनस इशू में कब चाहिए, चाहिए बेटा, चाहिए आपको शेयर होल्डर अप्रूवल तब चाहिए होता है जब आप स्ट्रेट अवे क्या कर रहे हो, आप मैं कहता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व में से पैसा दे रहे हो, पुराना पैसा है आपके पास, वो आप बांट रहे हो, इस साल की कोई कमाई नहीं है, तो शेयर होल्डर से पूछोगे पहले। अब अगर आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए तो आपको 2 महीने में अपना बायबैक, सॉरी बोनस इशू खत्म करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बीओडी अप्रूवल। अगर नो शेयर होल्डर अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर आप शेयर होल्डर अप्रूवल ले रहे हो और ऊपर वाले में नो शेयर होल्डर अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर अप्रूवल यहां पर नो नीड,
और यहाँ पर आप शेयर होल्डर अप्रूवल ले रहे हो, ठीक है। तो कह रहा सर ध्यान से समझना थोड़ा सा, अगर शेयर होल्डर अप्रूवल लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये पूरा खेल खत्म हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। कह रहा और अगर आपको शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लेना है, वो सिनेरियो ही नहीं है, कह रहा सर तो 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लेना। कह रहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो मेरे को एक जल्दी से 2-3 छोटी छोटी बातें बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चंस आते हैं? सर क्वेश्चन हम देख लेंगे, डीवीवी में देख लोगे तो अच्छी बात है। अगर आप आईपीओ लेकर आते हो क्या कंडीशन है, एफपीओ लेकर आते हो क्या कंडीशन है। अब यहां पर इसने एक और फंडा बताया कि सर ये बताओ, एक अनलिस्टेड कंपनी है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, 200 करोड़ रुपए चाहिए, आईपीओ लेकर आना चाहती है बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से, मिनिमम सम बताओ, एप्लीकेशन मनी, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक एप्लीकेशन में, टाइम पीरियड, इशू ओपन, सब्सक्रिप्शन। शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे? हाँ, कंटेंट कम पड़ जाए अंडरटेकर डाल देना बीच में, मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एंड लॉक इन पीरियड। अरे सर ऐसे भी ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो बस हो गया बल्ले बल्ले, हो गया बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ऐसा क्या? हाँ, हाँ, दैट्स इट। इसके साथ मैं आज की क्लास को खत्म करता हूँ। जल्दी से मिलेंगे। आईसीडीआर थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत तेज चलाया, थोड़ा सा तेज चलाया, और इतना तेज बनता भी है क्योंकि टाइमिंग जैसे जैसे कम होती जाती है रिविजन्स को मल्टीपल बार करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसके अलावा जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो वो आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नोट्स चाहिए हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास।